अब दोबारा रिकॉर्डिंग आएगी एक ही लेक्चर की। और फिर बिग फिल्टर कैपेसिटर रिक्वायर्ड होता है, ये एक मसला। फिर डायोड्स के लॉसेस हैं, कन्वेंशनल डायोड अगर यूज़ किया जाए तो। और फिर शिपिंग लॉसेस हैं। शिपिंग बहुत बड़ा, ये हम जो आप लोग जो बच्चे हैं ना, जो सोचते हैं कि जी हम फलानी चीज़ बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो उसमें हमारा मेन प्राइमरी बीइंग एन इंजीनियर ये कंसर्न होता है कि चीज़ अच्छी बन जाए और रिलायबल हो और काम की पायदार बन जाए। लेकिन ये नहीं सोचते कि भाई ये जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं, ये इसको मार्केट भी तो करना है ना, और मार्केट करने के लिए कंपटीशन होता है। वही चीज़ उसी स्पेक्स के साथ दूसरा मैन्युफैक्चरर दे रहा हो तो आपसे क्यों लेगा वो बंदा। और अगर आपकी प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन वाइज, कॉस्ट वाइज भी सेम है, लेकिन आपकी जो प्राइस है वो जो जो इम्पोर्टर है इम्पोर्ट करता है, तो उसको हैवी शिपमेंट चार्जेस देने पड़ते हैं, क्योंकि कंटेनर पे आते हैं ना, ये सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं। आपने ट्रॉला में ट्रॉले देखे होंगे, चकोर सा डब्बा सा होता है, जिससे ये जो इमरान खान जो धरना किया करता था उसमें जो, या नवाज शरीफ जो है, ये जो रोड ब्लॉक करते हैं तो उनके लिए कंटेनर्स ही तो यूज़ करते हैं, तो वहाँ कंटेनर आपने डेफिनेटली देखे होंगे। तो ये पूरे के पूरे कंटेनर जो है ना शिप्स के ऊपर लोड किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बिग क्रेन्स। और पूरी दुनिया में ट्रेड इन्हीं से ही होता है कि एक के ऊपर दूसरे स्टैक हो जाते हैं, और इनका बड़ा एक प्रॉपर डायमेंशंस, प्रॉपर साइज़ होती है, मतलब जिसके हिसाब से डिज़ाइन होता है। और एक एक कंटेनर एक प्रॉपर वॉल्यूम का होता है, और उसके अंदर कितने प्रोडक्ट आप घुसेड़ सकते हैं उतना ही ज़्यादा आपको इकोनॉमिकल पड़ता है शिपमेंट ना। तो ये चीज़ें फिर आप लोग जब सोचते हैं तो फिर आपको समझ आती है कि शिपिंग कॉस्ट इज़ अ वेरी ह्यूज फैक्टर इन योर प्रोडक्ट मार्केटिंग। तो शिपिंग कॉस्ट डेफिनेटली, वेट भी आपने बढ़ा दिए, दो चीज़ों पे शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है, या तो वॉल्यूम स्पेस ज़्यादा कंज्यूम कर रहा हो, या स्पेस नहीं कंज्यूम कर रहा तो वेट उसका ज़्यादा है, उसकी शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा होती है। उसको कैरी करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसके लिए फ्यूल का खर्चा, सारा कुछ आपकी दोनों चीज़ें बढ़ जाती हैं। शिपिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है, वेट भी बढ़ जाता है, और वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। दोनों चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली रिलेट करती हैं आपकी शिपिंग कॉस्ट को इंक्रीज़ करने में। तो अब इसका हल क्या है, ये सारी बातें हमने कर ली। हल ये है कि सिंपल सा हल है कि वी ऑपरेट आवर दिस कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर इंस्टेड ऑफ 50 हर्ट्ज, वी कैन ऑपरेट इट एट 50 किलो हर्ट्ज। ठीक है जी। आप एक ऐसा काम करें कि आप अपने ट्रांसफार्मर को 50 हर्ट्ज की चलाने की बजाय आप इसको 50 किलो हर्ट्ज पे चला दें, सारे मसले हल हो जाएंगे। सवाल ज़हन में पैदा होता है, आप लोगों के ज़हन में पैदा हो रहा होगा कि जब सोर्स ही 50 हर्ट्ज है, देन हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट वी कैन ऑपरेट देम एट दोज ट्रांसफार्मर्स एट 50 किलो हर्ट्ज। मैं हज़ार गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, तो ये मुमकिन कैसे है कि जनाब 50 किलो हर्ट्ज जो है वो उस पर हम अपना ट्रांसफार्मर 50 किलो हर्ट्ज, 100 किलो हर्ट्ज, 150 किलो हर्ट्ज, डिपेंडिंग ऑन कि हमारी आगे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो उसको कितना एक सपोर्ट कर सकती है। जी, कोई बताए कि किस तरह ये पॉसिबल है, ये हो सकता है पॉसिबल। कोई नहीं, किसी को पता नहीं कैसे हो सकता है। इन द बैड ओल्ड, ये क्या लिखा हुआ है कज़न, ये किसी, बेटा आप वो करो ना, आप जो बच्चा मैसेजेस कर रहा है वो आप उसको, ये क्या लिखे जा रहे हैं, ये एक स्टूडेंट लिख रहा है या आप लोगों को नज़र आ रहा है इसमें चैट में साथ में। नो सर। नो सर। नो सर। हमाद शौकत की तरफ से, अच्छा, ओके। मैं जो बोल रहा हूँ उसको वो अपनी तरफ से वो उसको टेक्स्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। मैं भी, क्योंकि मैं शिपमेंट बोल रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो टाइप हुआ जा रहा है,
तो वो मेरी उर्दू को कन्वर्ट कर रहा है उसमें टेक्स्ट की फॉर्म में। ठीक है, ठीक है, कोई मसला नहीं। वो मैं समझ रहा था पता नहीं कौन बच्चा रिप्लाई में मुझे टेक्स्ट की फॉर्म में रिप्लाई कर रहा है और वो ऑडियो में नहीं कर रहा। तो आप बताएं ना, आपके ज़हन में क्या तरीका हो सकता है कि हमारी वॉल की जो आउटपुट आ रही है वो 220 वोल्ट 50 हर्ट्स है। सो हाउ वी कैन मेक द इनपुट वोल्टेज गो फ्रॉम 50 हर्ट्स टू 50 किलो हर्ट्स। सर वोल्टेज बढ़ा दें सर या अगर फिर हम नंबर ऑफ टर्न। सर नहीं अगर हम बेटा, वोल्टेज मॉड्यूलेशन जो हमने कम्युनिकेशन में पढ़ी थी, जिससे हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर सकते हैं किसी कैरियर सिग्नल के मदद से, उस तरह अगर हो सकता नहीं, वो तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो रेडिएट नहीं हो सकता उसको हम कैरियर के ऊपर ओवरराइड करवा देते हैं ताकि वो रेडिएट हो सके। कैरियर सिग्नल बेसिकली कैरीज योर इंफॉर्मेशन सिग्नल आया एम्पलीट्यूड मॉडुलेशन और वाया फ्रीक्वेंसी मॉडुलेशन टेक्निक, वो और चीज़ है। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि देखें, मैं इस सारे गिच मिच को ना थोड़ा साफ करने की कोशिश करता हूँ, अगर ये मेरे से हो जाता है तो इसको रिमूव कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते। मैं चाहता था इसी के ऊपर ही ना आप लोगों को बताया जाए। हम क्या करते हैं कि हम एक ब्लॉक ऐड कर लेते हैं। मैं इसको रिमूव करूँ 220 वोल्ट साइड को मैं ज़रा इम्प्रूव करना चाहता हूँ। व्हाट वी डू इज़ वी ऐड, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर सोर्स। ना सोर्स थोड़ी दूर चली गई है, बीच में कुछ हमने डालना है जिससे हम अपना काम चला लेंगे। दिस इज़ 220 वोल्ट्स AC। इससे इससे पहले हम इसको करते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर आ गया, और वही रेक्टिफायर जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है। दिस विल बी AC साइड एंड दिस विल बी DC साइड। आगे हम एक फिल्टर कैपेसिटर लगा देंगे विच विल बी सेम एज दिस टेक्निक हमने यहाँ की है ना। एग्जैक्टली वही टेक्निक हमने यहाँ पर अप्लाई की है। प्राइमरी स्टेज पर 220 वोल्ट को हमने क्या किया, रेक्टिफाई किया एट द फर्स्ट स्टेज, देन वी स्टोर्ड दैट वोल्टेज इनटू दिस कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर ऑलमोस्ट 310 वोल्ट पे चार्ज है अंडर नो लोड कंडीशन। थोड़ी बहुत रिपल्स होंगी। इसके बाद हम लगाएंगे एक स्विचिंग मॉड्यूल जिसमें पावर ट्रांजिस्टर और मॉसफेट IGBTs BJTs कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इसके अंदर होगी जो इसको स्विच करेगी। इसको मैं ऐसे सिंबल बना देता हूँ कि जी इसके अंदर ट्रांजिस्टर होंगे। ठीक है, और ये फिर क्या करेगा कि फर्स्ट वी आर कन्वर्टिंग 50 हर्ट्ज टू DC which is basically 0 hertz। ठीक है, and then we are converting back that DC into high frequency AC। That can be said as 50 kilohertz। इसकी फ्रीक्वेंसी को हम 50 किलोहर्ट्ज रख लेते हैं। ठीक है, that depends on the microprocessor और controlling IC। इसको हम कर देते हैं कंट्रोल। कंट्रोल कहाँ से आएगा, कंट्रोल विल मॉनिटर the output voltage and then modify the duty cycle at which this transistor will turn on and off, because this transistor will keep on turning on and off and on and off at a frequency of 50 kilohertz, but its duty cycle will keep on varying depending on the load। अगर लोड इंक्रीज हो जाता है तो ड्यूटी साइकिल इंक्रीज हो जाएगी। ड्यूटी साइकिल का पता है ना आपको क्या होता है? नहीं पता? नहीं पता तो बता दो, बता देता हूँ। अगर पता है तो फिर आगे चलते हैं। जी बोलें। सर बता दें अभी थोड़ा सा। सर बता दें। साइकिल हमें लाइफ टाइम के बारे में बताती है ना। जी, तो ड्यूटी साइकिल होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ स्क्वायर वेव। ये स्क्वायर वेव है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ मल्टीपल टाइम्स।
तो ये ड्यूटी साइकिल हमें लाइफ टाइम के बारे में नहीं बताती? लाइफ टाइम सो मैंने प्रोटेक्शंस में पढ़ा था, आई डोंट थिंक कि सेम होंगे या नहीं। नहीं, वो ड्यूटी साइकिल और चीज़ होती है। वहाँ पर ड्यूटी का मतलब है कि शायद आई तो वो डोंट नो। मोटर्स की लाइफ टाइम होती है ना, कि कितने टाइम में वो कंटिन्यूअसली रन करेंगी और कितने टाइम हाँ, में वो। वो ड्यूटी उसकी वर्किंग ऑपरेशनल टाइम को कहते हैं, ठीक है। वो और चीज़ है। वो ड्यूटी साइकिल का मतलब ही टोटली और है। लेकिन कन्वेंशनली जो ड्यूटी साइकिल का टर्म यूज़ होती है, इट इज़ डिफरेंट थिंग। जो सिग्नल्स में और उसमें यूज़ होती है वो। अब मैंने जो स्क्वायर वेव बनाई है अभी यहाँ पर, इसमें ऑन है, दिस इज ऑफ, एंड द सेम सिनेरियो कीप्स ऑन रिपीटिंग ओवर एंड ओवर। ठीक है जी, ऑन देन ऑफ। अच्छा, अब आप ये देखें, मुझे ये बताएं कि इसमें ऑन टाइम कितना है और ऑफ टाइम कितना है, अंदाजे से बताएं। सर 50% ऑन और 50% ऑफ होगा। 50%। जी ठीक है, आधे टाइम ऑन है, आधे टाइम ऑफ है। दिस इज़ द टाइम स्केल एंड दिस इज़ द वोल्टेज स्केल। अमूमन हम 5 वोल्ट का सिग्नल रखते हैं। दिस इज़ 0 वोल्ट, दिस इज़ 5 वोल्ट्स, 0 वोल्ट्स, 5 वोल्ट। दैट 5 वोल्ट कैन बी 10 वोल्ट्स एंड 0 वोल्ट्स। इट डिपेंड्स कि आप किस जगह पर क्या अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया जी। इसको हम कहेंगे, अच्छा इसका टाइम फॉर एग्जांपल, इस पूरे वन कंप्लीट साइकिल का टाइम है 1 सेकेंड। सपोज फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसके कहते हैं, इसका 1 सेकेंड इसका पीरियड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर 1 सेकेंड, आगे फिर 1 सेकेंड। तो मुझे बताएं कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। 1 सेकेंड में एक साइकिल मुकम्मल हो रहा है। सर 1 1 हर्ट्ज। होगी। सर 1 1 हर्ट्स होगी, बिल्कुल सही। अच्छा, और आप लोगों ने बताया कि 50% ऑफ द टाइम इट टर्न्स ऑन and it remains off at 50% of the time. So we will say that this waveform has the duty cycle of 50%. ड्यूटी साइकिल डी से हम ड्यूटी साइकिल लिख लेते हैं विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्स। ये आपने खुद, आप लोगों ने मुझे ये चीज़ अभी बताई है। नाउ if I change the time of the waveform, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑन टाइम बढ़ा देता हूँ और ऑफ टाइम डिक्रीज़ कर देता हूँ, तो कैसे होगा। मुझे बीच में से सारे रिमूव करने पड़ेंगे। ये तो आपको पता चल गया ना, ऑन ऑफ किसे कहते हैं। ऊपर वाली को ऑन कहेंगे, नीचे वाली को ऑफ कहेंगे। व्हाट आई विल डू इज़, मैं पीरियड को नहीं छेड़ूंगा, टाइम पीरियड को नहीं छेड़ूंगा, मैं ऑन टाइम को रिड्यूस कर देता हूँ। सबके ऑन टाइम को अंदाजे से रिड्यूस कर रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। अब ये सब के ऑन टाइम मैंने रिड्यूस कर दिया। अब एक नई वेव फॉर्म बन गई है और इस वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले तो ये बताएं। सर सेम ही होगी। फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सर जी, 1 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम है। एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं और कोशिश करते हैं कि पिछली वेव फॉर्म भी जो है ना वो हमारे पास आ जाए। जी, ओके ओके, ठीक है, समझ गया। अब आप देखें कि हमारे पास दो वेव फॉर्म्स थी। नीचे वाली जो है वो, उसका हमने लिख दिया कि ये 50% ड्यूटी साइकिल पे है। जो नीचे वाली थी वो पुराने वाली है।
उसको मैं इधर दाएं तरफ कर देता हूँ ताकि ये हमारी पुराने वाली, इसमें ऑन टाइम ऑफ टाइम ऑन टाइम ऑफ टाइम बराबर था, दैट्स वाई वी रोट 50% ड्यूटी साइकिल। हमने कहा जी इसकी ड्यूटी साइकिल क्या है, 50% है। और अब अभी हमने जो न्यू वेव फॉर्म बनाई, अगर मैं इसको उठा के पुरानी वेव फॉर्म के ऊपर रख दूं तो आप देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी सेम है। हाउ फ्रीक्वेंसी सेम, जिन लोगों को कख नहीं समझ आती मैं उनको बता रहा हूँ, बाकी को तो ड्यूटी साइकिल के नाम से समझ आ गई होगी, लेकिन बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ। इसका स्टार्टिंग टाइम बिल्कुल सेम है, ठीक है। और ये अपना पूरा साइकिल ऑन और ऑफ मुकम्मल कर रहा, ये भी अपना पूरा टाइम ऑन और ऑफ मुकम्मल कर रहा, कहाँ पे, यहाँ पर, और ये भी वहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड ऑफ बोथ, टाइम पीरियड ऑफ बोथ द वेव फॉर्म्स, इस वाली का और नीचे वाली का, दोनों का बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रीक्वेंसी को हमने नहीं छेड़ा। तो फिर डिफरेंस क्या आया है, शेप में तो डिफरेंस आया हुआ है ना। इसका ये ऑन टाइम छोटा है, इसका ऑन टाइम चौड़ाई में ज़्यादा है, लेकिन ऑफ टाइम भी उतना है। इसका मैंने ऑन टाइम बढ़ाया लेकिन ऑन टाइम कम किया तो ऑफ टाइम को बढ़ा दिया। तो इसमें कॉम्प्रोमाइज़ किया, एक चीज़ बढ़ाई है दूसरी कम की है, तो फिर यह है कि हमारा टाइम कांस्टेंट रहता है। मतलब टाइम से मुराद कि कंप्लीट साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक मुकम्मल होता है, उसके बाद फिर रेपिटेशन स्टार्ट होती है, जिसको मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ। वही चीज़ दोबारा जो मैंने अभी ब्लू से बनाई थी, अब ये ग्रीन से आ गई। अब मैं फिर इसको येलो से बनाता हूँ, वही चीज़ जो ग्रीन पे थी वो दोबारा येलो से। तो आप देखें ये शेप और ये शेप एक जैसे, तो इसका मतलब साइकिल इसका सेम है। ये बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मैं वाइवा लेता हूँ ना, तो उनको पता ही नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। तो ये उनके लिए थोड़ी सी बात थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए, क्योंकि आगे सारा हमने इन्हीं से ही ड्यूटी साइकिलों से ही सारी बात आगे चलाएंगे। तो ये इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज इसको मैंने एडजस्ट नहीं किया था। तो अब आपको पता चल गया कि अब ड्यूटी साइकिल इसकी हम, अगर मैं ये कहूँ कि ये ड्यूटी साइकिल पुराने वाला दोबारा नीचे ले आता ताकि 1 to 1 नज़र आए, तो इसकी ड्यूटी साइकिल मुझे अगर लिखने को कहा जाए तो मैं कहूँगा कि भाई फ्रीक्वेंसी तो अगेन इट इज़ 1 हर्ट्ज़, बिकॉज 1 सेकंड में ही अपना पूरा साइकिल मुकम्मल कर लेता है, जस्ट लाइक द बॉटम सिग्नल। लेकिन इसका ड्यूटी साइकिल क्या है, हम अंदाज़ा लगाते हैं कि 25% ऑफ द टाइम इट इज़ ऑन एंड 75% ऑफ द टाइम it is off. So we will say that duty cycle is 25%. ड्यूटी साइकिल ऑफ टाइम के हिसाब से नहीं निकाला जाता, ऑन टाइम के हिसाब से निकाला जाता है, ऑफ टाइम के हिसाब से नहीं निकाला जाता। हम बुक में डी डैश पढ़ेंगे, डी डैश विल रिप्रेजेंट द ऑफ टाइम, तो हम कहेंगे डी डैश इसका 75% है और डी क्या है इसका 25% है, and that equation always holds d plus d dash must be equal to 100%. It should not exceed 100%, otherwise ये equation valid नहीं होगी। तो जब d 75 है तो must है कि d dash 75 है तो must है d 25% होगा। समझ गए बात को? ये बुक में हम आगे, और ऑथर बाज़ औक़ात ये परसेंटेज में नहीं लिखता, ज़्यादातर उसने लिखा है d डैश फॉर एग्जांपल 0.75, डी जो है वो उसको कहेगा 0.25 और इक्वेशन लिखेगा डी प्लस डी डैश इज इक्वल टू 1। तो ऑथर इस तरह का काम करेगा, ठीक है। ये आपने इससे परेशान नहीं होना। बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ड्यूटी साइकिल इन परसेंटेजेस। तो ड्यूटी साइकिल की बात समझ आ गई जी आपको? यस सर। अब इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि द पावर फेड बाय the lower signal is more than the power fed by the signal which is drawn at the top of the screen. दोनों में फ़र्क है। इसमें 25% मोर पावर जा रही है आपके लोड को निस्बतन इसके, ये भी समझ आ गया। और अगर मैं इसको मुसलसल ही ऑन कर दूं, ऑन ही ऑन रहे, तो फिर हम कहेंगे 100% ड्यूटी साइकिल है और पूरी की पूरी 100% पावर जो है ना वो लोड को जा रही है, 5 वोल्ट पूरा लोड को जा रहा है। यहाँ पर बहरहाल हम बात तो सिग्नल की कर रहे हैं, बट अगेन इसका इफ़ेक्ट उसी तरह का ही है कि आपका लोड पूरे पावर पे, फुल पावर पे चल रहा है। तो अगेन गोइंग बैक, तो कंट्रोल सिग्नल क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल वेरीज द ड्यूटी साइकिल इन रियल टाइम।
अगर हमें हमें लगता है कि हमारा यहाँ पर जो लोड है, क्योंकि अब 50 किलो हर्ट्स, तो यहाँ तो बात समझ आ गई, 50 हर्ट्स को हमने रेक्टिफाई किया, डीसी में स्टोर कर दिया, वो जो कि 310 वोल्ट्स था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया हाई फ्रीक्वेंसी एसी में, जो कि विद द हेल्प ऑफ ट्रांजिस्टर्स हमने अचीव किया, 50 किलो हर्ट्स में कर दिया। लेकिन 50 किलो हर्ट्स में किया, उसकी फ्रीक्वेंसी ये थी, इस तरह से थी, बट उसका ड्यूटी साइकिल क्या था वो हमने कंट्रोल किया विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलर, जिसका काम ये था कि उसने इस ट्रांजिस्टर को स्ट्रेटेजिकली ऑन करना है, ऐसा कि उसको ऑन करने के लिए क्या होता है, ट्रांजिस्टर को सिग्नल ऑन कर देंगे, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, एज एन एम्पलीफायर नहीं यूज़ कर रहे हम। जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्टरी ऑडियो में भेजा था कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ट्रांजिस्टर को जस्ट एज एन ऑन एंड ऑफ स्विच यूज़ करेंगे। जब ऑन होगा तो करंट पास करेगा, यहाँ से पावर ट्रांसफार्मर को जाएगी, जब ऑफ होगा तो ट्रांसफार्मर को उस वक्त कोई पावर नहीं जा रही होगी। ठीक है, तो हम पल्सेस की फॉर्म में पावर को कंट्रोल करेंगे कि जब हमें पता चलेगा कि भी लोड बड़ा हैवी लग गया है, कोई हाई वोल्टेज का रजिस्टर लगा दिया हमने, कोई ज़्यादा ही लो रेजिस्टेंस लग गई है जिसकी वजह से करंट बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो हमारे ट्रांजिस्टर को जो सिग्नल जा रहा होगा वो ये नहीं जाएगा, फिर इस शेप का नहीं जाएगा, फिर जाएगा इस तरह का, ये ज़्यादा टाइम ऑन, थोड़ी देर के लिए ऑफ, ज़्यादा देर ऑन, थोड़ी देर के लिए ऑफ। फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। तो यहाँ पर ड्यूटी साइकिल मोर देन आई गेस 75% है, 80% ड्यूटी साइकिल लग रहा है। इट इज़ इंडिकेटिंग द फैक्ट, कैसे पता चला कि 80% ड्यूटी साइकिल हमने करनी है, क्योंकि सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है, किधर गया माउस, माउस गायब हो गया, हाँ, ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी साइड है इसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वोल्टेज डिप आएगा। उस वोल्टेज डिप को ये कंट्रोलर सेंस करेगा कि भी हमें जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी मिल नहीं रही, तो क्या करेगा, उसको सेंस करके ट्रांजिस्टर को कहेगा कि भाई वोल्टेज ड्रॉप हो रही है, इसका मतलब ये है कि लोड यूज़र ने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर वोल्टेज पूरी नहीं दे पा रहा। तो उसको अब वापस पूरी वोल्टेज देने के लिए हम क्या करेंगे कि ड्यूटी साइकिल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, बिकॉज वी हैव रूम फॉर दैट। तो हम जब ड्यूटी साइकिल बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज दोबारा वापस आ जाएगी और वो उसी ड्यूटी साइकिल पे मेंटेन करेगा। ये सारा काम फीडबैक लूप, ऑपरेशन एम्पलीफायर्स, माइक्रो कंट्रोलर, आर्डुइनोज और इनसे आप कर सकते हो। डेडिकेटेड आईसीज भी होती हैं जिनके अंदर PWM कंट्रोलर फिट होता है, फीडबैक भी होता है। उनमें से एक आईसी का नाम है TL494, ये आपके इन्वर्टर्स और UPS में भी लगी होती है। तो ये आप डाटा शीट इसकी देख सकते हैं, इज़ अ वेरी गुड आईसी, बहुत पुरानी आईसी है, मतलब है जब कंप्यूटर की, जब डेस्कटॉप कंप्यूटर की सप्लाईज बना करती थी उनके अंदर यूज़ होती है। और ये जो आपके गाड़ियों के अंदर पोर्टेबल नहीं होते ये इन्वर्टर्स, सोरे का इन्वर्टर हो गया, TBE का इन्वर्टर हो गया, एक ईंट नुमा सिल्वर कलर की चीज़ होती है, उसके आगे सिगरेट लाइटर की वो होती है, कनेक्टर होता है, आप सिगरेट लाइटर के जैक में उसको इंसर्ट करते हैं, गाड़ी में आपको 220 वोल्ट मिल जाती है, आप उससे लैपटॉप चलाएं, मोबाइल चार्ज करें, या कोई भी जूसर चला लें, या किसी जगह बंदा रिमोट जगह पर सैर करने गया हो, वहाँ बंदे ने जूस पीना हो गाजरों का, तो बंदा उसको लगा के गाड़ी के अंदर तो उसको ऑपरेट कर सकता है कैंपिंग के लिए। ये अंग्रेज़ लोग इस तरह के काम करते हैं, तो वो उन्होंने चीज़ बनाई हुई है, तो पाकिस्तानी भी इंजॉय कर लिया करते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक हो गया जी। तो ये बात आपको TL494 से मैंने कहाँ तक बात चली गई, तो बात आपको यहाँ तक तो समझ आ जानी चाहिए कि हमारा जो पावर है वो इधर तक जो है वो आपको, आई होप सो कि यहाँ तक की बात समझ आ गई है, बल्कि ट्रांसफार्मर से भी पास करवाने के बाद इधर तक भी समझ आ गई है। आ गई है कि नहीं आई? जो चीज़ नहीं आई बता दें, क्योंकि मुझे आपकी शक्लें नज़र नहीं आ रही, कोई फीडबैक, फेशियल रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिल रहा, तो आपके बोलने से ही पता चलेगा कि आपको क्या आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर हमारे पास जो 50 किलो हर्ट्ज आ रहे हैं वो हमारा इन्वर्टर उसे कन्वर्ट कर रहा है इतने किलो हर्ट्ज में, जो हमने जी एसी में कन्वर्ट करने के लिए लगाए हुए हैं। जी जी, ये इसमें डिटेल में मैं नहीं जा रहा। ये अब आप समझें कि स्विचिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं जिनका काम ये है कि वो डीसी को दोबारा एसी में, हाई फ्रीक्वेंसी एसी में कन्वर्ट कर देंगे। बट कीप दैट इन माइंड दैट दिस एसी विल नॉट बी द प्योर साइनोसाइडल एसी फॉर्म, बल्कि वो इस तरह की एसी होगी। ठीक है, इस तरह की एसी मिलेगी ट्रांसफार्मर को, तो वो उस पर चलेगा। बट ये अभी आपके स्कोप नहीं है, आप बस ये समझें कि फर्स्ट वी कन्वर्ट द लो फ्रीक्वेंसी इनटू डीसी, स्टोर इट इन डीसी, देन वी कन्वर्ट दैट डीसी इनटू हाई फ्रीक्वेंसी एसी,
डायरेक्टली 220 को भी हम 50 किलोहर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर लिया करते हैं, तो वो ज़रा कॉम्प्लेक्स कन्वर्टर्स में ही होता है। लेकिन आम कन्वर्टर जो आपके लैपटॉप की सप्लाई होगी, आपका मोबाइल का चार्जर हो गया, आपके डेस्कटॉप के जो पावर सप्लाईज हैं, आपकी जो सर्वर्स की पावर सप्लाई हैं, और जितनी भी छोटी छोटी पावर सप्लाईज हैं, उन सब के अंदर यही टेक्निक यूज़ होती है कि पहले कैपेसिटर में चार्ज स्टोर किया जाता है रेक्टिफाई करके, और उस कैपेसिटर से फिर हम स्टेडी डीसी वोल्टेज लेते हैं और उसको चॉप करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी एसी में। इट कैन बी 50 किलो हर्ट्ज, इट कैन बी 100 किलो हर्ट्ज, इट कैन बी 300 किलो हर्ट्ज, इवन 500 किलो हर्ट्ज, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में 1 मेगा हर्ट्ज तक के भी आए हैं। ये अपर लिमिट कहाँ पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है? इट डिपेंड्स ऑन द स्विचिंग कैपेबिलिटी ऑफ द स्विच। अगर आपका स्विच अच्छा है, फास्टर स्पीड पे ऑपरेट कर सकता है, दैट यू वांट टू ऑपरेट एट हायर फ्रीक्वेंसी, because still increasing the frequency and keeping on increasing the frequency, your overall product size reduces and cost also reduces। तो एक अपर लिमिट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है, सपोज ये 50 किलो हर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, अगर मैं इससे ज़्यादा पे ऑपरेट करूँ, फॉर एग्जांपल 70 किलो हर्ट्ज पे ऑपरेट करूँ, तो इसके स्विचिंग लॉसेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब भी ट्रांजिस्टर, ये याद रखें कि जब भी ट्रांजिस्टर ऑन और ऑफ होता है, उसको उसके स्विचिंग लॉसेस होते हैं। जैसे आप बटन ऑन करते हैं ना कमरे में किसी हैवी लोड का, तो स्पार्क होता है ना, पटाखा सा बजता है, कभी अंधेरे में ऑन करें लाइट, बटन के नीचे से आपको स्पार्क फील होता है, तो वो तो बटन है ना, एनालॉग स्विच है, उसमें स्पार्क की फॉर्म में एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाती है, कभी कभी आपको नज़र आ जाती है। ट्रांजिस्टर में तो हीट प्रोड्यूस स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होता, बट हीट ज़रूर प्रोड्यूस होती है। तो जो ट्रांजिस्टर 50 किलो हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है, अगर मैं उसको 100 किलो हर्ट्ज पे कहूँ कि तुम ऑपरेट करो, तो उसके जो स्विचिंग लॉसेज हैं वो कितने गुना बढ़ जाएंगे? 2 टाइम। 2 टाइम्स बढ़ जाएंगे। अगर आपकी मिसाल के तौर पर 2 वाट्स हीट की फॉर्म में ज़ाया हो रहा था, तो अब 4 वाट्स हीट की फॉर्म में डिसिपेट होगा। हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, बिकॉज हो सकता है 100 किलो हर्ट्ज पे बेचारा अभी ऑन हुआ नहीं था कि उसको आपने ऑफ कर दिया, तो वो कभी पूरा ऑन भी नहीं हो रहा, कभी पूरा ऑफ भी नहीं हो रहा, तो ट्रिमेंडस लॉसेज आएंगे। और एक तरह से यूँ समझे कि आपकी सोर्स पार्शली शॉर्ट सर्किट हुई है, क्योंकि ट्रांजिस्टर ना पूरा ऑन हो रहा है ना पूरा ऑफ हो रहा है। जब पूरा ऑफ नहीं हो रहा, तो वो एनर्जी भी इधर ही अंदर ही कहीं डिसिपेट हो रही है। बहरहाल ये अभी डिटेल की बात नहीं है, कहने का मकसद ये है कि हायर फ्रीक्वेंसी इसको सिग्नल देंगे। अच्छा, अब जब हम हायर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर को देंगे ना, तो ट्रांसफार्मर, अब जेन में आता है फिर हमने ट्रांसफार्मर का कोर कैसे छोटा कर लिया, फिर हमें क्या फ़ायदा हुआ? मैंने तो बल्कि एक्स्ट्रा पीस ऑफ हार्डवेयर डाल दी। आप अगर गौर करें तो अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये सारी एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ हार्डवेयर, यहाँ तक मैंने एक्स्ट्रा डाला है, बल्कि टू बी वेरी प्रिसाइज ये चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी हैं, इससे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। पहले ये डायरेक्ट 220 वोल्ट इधर आ रहा था, अब मैंने पेचीदगियाँ बढ़ा दी, ये जो ब्लू सर्कल में सारी चीज़ें बाद में डाली हैं, इससे तो कॉस्ट बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो फ़ायदा क्या होता है कि जब मैंने इसको 50 किलो हर्ट्ज दिया ना, तो ये 50 किलो हर्ट्ज के डल जाने से इस ट्रांसफार्मर की साइज़ आइडियली स्पीकिंग 1000 टाइम्स रिड्यूस हो जानी चाहिए थी। ठीक है, जो 50 हर्ट्ज पे काम चल रहा था, अब आप एक बात ये भी ज़हन में रखें जनरल ट्रांसफार्मर की थ्योरी में से, कि इफ़ यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर, द सेम ट्रांसफार्मर विद द सेम पावर डिलीवरी कैपेबिलिटी, द साइज रिड्यूसेस टू हाफ आइडियली स्पीकिंग। लेकिन प्रैक्टिकल कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बिल्कुल उतना, यानी डबल फ्रीक्वेंसी से साइज़ हाफ नहीं होता, मतलब है कि काफ़ी गुना रिड्यूस हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर बहुत छोटा सा रह जाता है, क्योंकि आप 50 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज पे जा रहे हैं, सीधा सीधा हज़ार का फैक्टर है। तो आपका ट्रांसफार्मर जो मैं अपने अगर तजर्बे से बताऊं, जो ट्रांसफार्मर आपका 3 किलो का होगा ना, वो ट्रांसफार्मर आपका 500 ग्राम का बन जाएगा, यानी कि यूँ कहें कि 6 से 7 गुना वेट उसका कम हो जाएगा। आप एक थोड़ी देर होल्ड कीजिएगा, मेरे सामने मेरा मोबाइल का चार्जर है ओरिजिनल सैमसंग का, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, उसका ढकना उतरा हुआ है। मैं आपको उसके अंदर से एक वीडियो व्हाट्सएप करता हूँ, उसमें आपको ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ कैसा होता है ट्रांसफार्मर वो वाला। एक मिनट ज़रा खोल लीजिए।
जी आवाज़ मेरी आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? यस आप सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके। अब आप ज़रा देखें, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, आपके पीई के ग्रुप में मैं व्हाट्सएप भेज रहा हूँ, एक वीडियो बना के भेजता हूँ। तो ये चार्जर है, अडॉप्टर है, जो कि हाई वोल्टेज चार्जिंग करता है। ये मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, उसकी आवाज़ आ रही होगी आपको। अब ये देखें, इसमें ये इसका फ़िल्टर कैपेसिटर है जो शुरू में 400 वोल्ट का लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा, 10 माइक्रोफैरड। ये वो कैपेसिटर है जो 220 से स्टोरेज करता है। ये वो ट्रांसफार्मर है, छोटा सा, देख रहे होंगे आप, उसके ऊपर पार्ट नंबर लिखा हुआ, गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। ये जो है, ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका ब्रिज रेक्टिफायर है, कहीं से किसी एंगल से इसके ऊपर वो सिंबल भी नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये प्लस और माइनस लिखा हुआ है, ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ डीसी निकलेगी और इधर आप एसी अप्लाई करते हैं इन पिंस पे, और ये एनर्जी स्टोर हो रही है उसी कैपेसिटर में। आप देखें, ये पैरेलल में लगे हैं, इधर की वायर इधर जा रही है, इधर की वायर इधर जा रही है। और और ये इसका जो है ना, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो स्विचिंग ट्रांजिस्टर है। और ये जो है मेरे ख्याल से लो वोल्टेज साइड के कैपेसिटर है। ये देखें, ये तो हाई वोल्टेज साइड का कैपेसिटर है, और ये प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है चीज़। इसका फ्यूज़ था जो ब्लो हो गया था, जिसको मैंने जुगाड़ लगा के इस तरह फ्यूज़ लगा दिया तो ये चलने लग गया था। और ये भी एक कैपेसिटर है जो 35 वोल्ट का है, लोअर साइड की है। दिस साइड इज़ हायर साइड, ये जो मैंने यहाँ पे, ये इधर तक ये हायर साइड है वोल्टेज की, और ये इस साइड पे लोअर साइड आती है। नीचे भी उन्होंने दिखाया होगा, सेपरेशन डाली होगी कुछ, कि ये उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए हाई वोल्टेज साइड को और लो वोल्टेज साइड को अलहदा किया हुआ है। ये देखें, ये हाई वोल्टेज साइड है सारी। तो इसमें उन्होंने ये गत्ते की प्लास्टिक भी डाली हुई है कि किसी वजह से कोई पानी वानी इसके अंदर ना आ जाए, तो सील्ड होता है, इधर से पानी इधर शॉर्ट ना हो कि, उन्होंने प्रोटेक्शन डाली हुई पीसीबी डिज़ाइन। और ये उसकी PWM IC होगी जो कंट्रोल करती होगी आउटपुट को, पल्सेस देती होगी, जिससे वो मॉसफेट, ये मॉसफेट की नीचे पिन है जो मैंने उल्टा आपको दिखाया था ना, ये लगा हुआ है मॉसफेट, ये उसकी पिन है। और ये जो पिन है ये आपकी ट्रांसफार्मर्स की पिन है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी। और ये जो है आपका ऑप्टो आइसोलेटर है जो यहाँ से सिग्नल इधर पहुँचाता है, लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड में कम्युनिकेशन करवाता है। ये जो है, ये आपकी, जैसे मैंने बताया है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होगा, फाइव ट्रांजिस्टर होगा मॉसफेट, जिसको ये आईसी ड्राइव करती होगी। और ये प्राइमरी साइड है विच इज़ अगेन हाई वोल्टेज साइड। बीच में देखें पीसीबी में उन्होंने इतना सारा गैप छोड़ा हुआ है ताकि लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स और हाई वोल्टेज में यहाँ गैप कम था, तो उन्होंने प्लास्टिक का बीच में ये बैरियर इंसर्ट किया है।
और यहाँ से हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में कम्युनिकेशन के लिए ऑप्टो आइसोलेटर आईसी लगाइए ताकि प्रोटेक्शन रहे। और अगर ये प्रोटेक्शन ना रखी जाए तो हो सकता है कि अगर डायरेक्ट वायर्स हों तो हो सकता है हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज में कोई लीकेज हो, मोबाइल यूज़र ने चार्जर पे लगा के कान के साथ मोबाइल लगाया हुआ है, कोई प्रॉब्लम हो तो वो मर भी सकता है, क्योंकि ये डेलिकेट, इसमें सेफ्टी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए थी। तो ये ट्रांसफार्मर की लो वोल्टेज साइड और हाई वोल्टेज साइड और लो वोल्टेज वायर ये ऊपर से निकल रही है ट्रांसफार्मर की, यहाँ से निकल रही है और आगे फिर ये तो ये जो ट्रांसफार्मर से जो आउटपुट आ रही थी हाई फ्रीक्वेंसी एसी ही आ रही होगी डेफिनेटली, यहाँ से जो आ रही है लो वोल्टेज साइड की, तो वो यहाँ पर शायद ये आईसी रेक्टिफिकेशन है, देखना पड़ेगा। ये रेक्टिफाई करके तो इस कैपेसिटर में स्टोर कर देती होगी डीसी को, और फिर ये आईसी रेगुलेशन वाली है, फर्दर वोल्टेज कंट्रोल की है, और टाइप सी वाले जो ऑप्शंस हैं हायर वोल्टेज लो वोल्टेज वो उसमें एडजस्ट होता है इससे। तो अब वापस टीम्स में मैं आ जाता हूँ। आवाज़ तो खैर आपको टीम्स में भी आ रही होगी और व्हाट्सएप से भी जा रही होगी, दोनों तरफ से। तो आपको कुछ आइडिया हुआ, ये एक बड़ी कॉम्पैक्ट सी चीज़ है और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के इसके अंदर वंडर्स हैं यूँ समझे कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर इसके अंदर इतनी छोटी कॉम्पैक्ट साइज़ में मौजूद है। आवाज़ मेरी आ रही है आप लोगों को? जी। तो अब इसमें इस चार्जर में इंफॉर्मेशन भी है, प्रोटोकॉल्स, क्योंकि आपको पता है जो टाइप सी या फास्ट चार्जर्स होते हैं उनके अंदर 5 वोल्ट की चार्जिंग के अलावा 9 वोल्ट एंड 12 वोल्ट के प्रोटोकॉल्स भी होते हैं, शायद अब उससे भी हायर 19 या 16 वोल्ट्स के भी आ रहे हैं। अब आपका मोबाइल तो 5 वोल्ट पे चार्ज होता है, लेकिन जो हायर वोल्टेज कंपैटिबल होते हैं तो उनको कैसे पता चलता है कि भी इस चार्जर में 9 वोल्ट की ऑप्शन भी है? आपने देखा होगा मोबाइल्स के अंदर लिखा होता है फास्ट चार्जिंग। तो वो डाटा केबल के थ्रू कम्युनिकेशन सिग्नल जाते हैं और वो चार्जर को बताते हैं कि भाई हाँ भाई जो मोबाइल आपके साथ कनेक्टेड है इस वक्त वो सपोर्टेड है कि उसको आप 5 की बजाय आप 12 वोल्ट या 9 वोल्ट जो भी आपका चार्जर सपोर्ट करता है आप वो उसको दें, तो उससे फिर मोबाइल फास्ट चार्जिंग मोड में ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। कोई पुराना सादा मोबाइल लगाएंगे वो तो पुरानी 5 वोल्ट की कन्वेंशनल वायरिंग पे ही चलेगा, लेकिन अगर कोई ऐसा मोबाइल है जो जिसमें ये इंफॉर्मेशन, जिसमें टाइप सी भी है और वो चार्जिंग में हायर वोल्टेज चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो वो पहले चार्जर को बताएगा, कम्युनिकेशन करेगा। तो यानी कि चार्जर में इंटेलिजेंस भी है। रेक्टिफायर के साथ जो छोटी सी आईसी थी, मेरा ख्याल है वो उसका यही काम था, क्योंकि मैंने खुद डिज़ाइन तो नहीं किया, ज़ाहिर बात है, तो मुझे हर कंपोनेंट की एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता चलनी जब तक कि मैं उसकी डाटा शीट खोल के ना देखूँ ये क्या कर रही है। लेकिन मोटा मोटा आपको मैंने बता दिया कि उसमें एक कैपेसिटर भी हमने आइडेंटिफाई किया 400 वोल्ट का था, क्योंकि 310 वोल्ट तो वैसे ही बनती है ना, तो 310 वोल्ट का मतलब ये नहीं है कि हम उसको 310 वोल्ट का ही कैपेसिटर लगाएंगे। सेफ्टी साइड के सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए हमेशा थोड़ी ओवर रेटिंग की जाती है। 300-400, बाद लोग 450 का भी लगाते हैं, बाज़ों का बिजली में सर्ज आ जाती है, कभी बिजली में थोड़ी सी ऊंच नीच आ जाती है, तो पहले लम्हे में ही एक दफ़ा ही ऊंच आई वोल्टेज में तो चार्जर फट गया, तो उसका कैपेसिटर फट गया, तो वो तो फिर कंपनी के ऊपर एक बुरा असर आएगा। लोग कहेंगे यार उनको क्या पता कि वोल्टेज स्वेल आई थी 1 मिली सेकेंड की जो आंखों से पता ही नहीं चला और चार्जर सड़ गया। तो कंपनी वाले कहेंगे नहीं जी आपकी वोल्टेज ठीक नहीं है, वो कहेंगे साथ वाला प्रोडक्ट तो चल रहा है, ये आपका प्रोडक्ट नहीं चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 50 का कैपेसिटर लगा के 350 वोल्ट का कैपेसिटर लगा के तो छुट्टी करा दी थी। तो 350 का नहीं लगाएंगे आप, हमेशा ओवर रेटिंग रखेंगे। अब ये ट्रांजिस्टर है ना, ये 900 वोल्ट के होते हैं अमूमन, 910 वोल्ट रेटेड होते हैं, नहीं ऑफ हालत में अपने क्रॉस 910 वोल्ट लेके आ सकते हैं। तो आपने देखा कि जो मैंने आपको ट्रांसफार्मर भेजा था ना यूट्यूब पे, सॉरी व्हाट्सएप पे भेजा आपको, येलो कलर का, जिसका मैंने कहा था आप इसका पार्ट नंबर सर्च करें, आपको शायद मिल भी जाए कि ये क्या चीज़ है, इसकी रेटिंग क्या है इस ट्रांसफार्मर की। तो अगर मैं यही ये ऑपरेट कर रहा होगा 150 किलोहर्ट्ज़ या इस रेंज में ना, तो अगर मैं इसको मिसाल के तौर पर 50 हर्ट्स पे ऑपरेट करता ना, तो यही ट्रांसफार्मर डबल साइज का, सॉरी 10 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होता इतनी ही पावर रेटिंग के साथ, क्योंकि ये 9 वोल्ट और 5 वोल्ट और
2.0 एम्पियर है। 2 एम्पियर का आप ट्रांसफार्मर अगर गूगल करें ना, 2 एम्पियर 5 वोल्ट का ट्रांसफार्मर अगर आप गूगल करें तो आपको पता चलेगा कि उसकी साइज़ क्या है। जो जेन्युइन 2 एम्पियर हो, पाकिस्तानी 2 एम्पियर नहीं, पाकिस्तानी 2 एम्पियर लेंगे तो वो आधा एम्पियर भी नहीं दे सकेगा। एक मिनट, मैं आपको खुद ही देख के बता देता हूँ, शायद मिल जाए। एक मिला है, अली बाबा पे पड़ा हुआ है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर। अच्छा, आजकल ट्रांसफार्मर की नाम पे ना ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर ही लगा देते हैं, क्योंकि ये भी ट्रांसफार्मर ही है ना ओवरऑल पूरा यूनिट, कि ये ट्रांसफॉर्म करते हैं हायर वोल्टेजेस को लोअर वोल्टेजेस में। तो लेकिन वो जो पैट ट्रांसफार्मर एक चीज़ होती है ना, वो नहीं है वो। अब मैं एक इमेज आपको भेज रहा हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस में टीम्स में ही भेज रहा हूँ, आप उसको वहीं से ही देखें। इसमें चैट में मेरा ख्याल है, हाँ चैट में आप जाके इसमें मैं लिंक भेज रहा हूँ, आप वो देखें। ये एक अली बाबा का प्रोडक्ट है कोई, ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है और इसका कोर आयरन से नहीं बना होता बल्कि फेराइट कोर होता है, इसका फेराइट मटेरियल होता है, उससे बना होता है। ये एक और आपको ट्रांसफार्मर भेज रहा हूँ, ये बहुत लाइट से और छोटे से होते हैं। ये मतलब है कि जितनी आपके ये पेप्सी का ढक्कन होता है ना, प्लास्टिक वाला, या पानी की बोतल का जो ढक्कन होता है, तकरीबन उस जैसे 2 मिलाएं या 3 मिलाएं तो आपका ये बन जाता है। और ये एक 500 वाट के इन्वर्टर के अंदर ये जो यूपीएस होता है उसके अंदर ये लगे होते हैं 500 वाट का। और अगर 500 वाट का दूसरा ट्रांसफार्मर लें तो उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि होता है, वजनी होता है। आप लोग देख पा रहे हैं जो मैंने लिंक भेजा है उससे खोल के? जवाब दें ज़रा यस सर। कोई। यस सर। अली बाबा वाला बेशक छोड़ दें, नीचे जो आया ना वो पूरी तस्वीर आ गई, उसका लिंक आ गया था। अब ये देखें, ये 2 एम्पियर 5 वोल्ट का यानी 10 वाट का ट्रांसफार्मर है। ये मैं उसका इमेज पेस्ट करता हूँ। ये लोहे की जो बला है इसको आप देखें, अब ये सारा लोहा ही लोहा है और इसका साइज़ इस इधर से ही शायद सही समझ ना आ रहा हो, लेकिन कहने का मकसद ये है कि साइज़ और वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है व्हेन यू ऑपरेट योर ट्रांसफार्मर एट हायर फ्रीक्वेंसी। ये चले, एक ज़बरदस्त कंपैरिजन मिला है गूगल में। मैंने कंपैरिजन मैं जस्ट रैंडम सर्च किया है जस्ट टू गिव यू द आइडिया। अभी आप देखें, आपको इससे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जो मैं कहना चाहता हूँ। इस पिक्चर को ज़रा गौर से देखें, ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, 3 फेस 200 वोल्ट 5 केवीए का ट्रांसफार्मर है जो कि 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, ऊपर जो दिखाया गया है। और नीचे दिखाया है सिंगल फेस 250 वोल्ट 5 केवीए का 20 किलो हर्ट्ज पे ट्रांसफार्मर। साइज डिफरेंस देखा आपने? नज़र आ रहा है आपको? उसने साथ में स्केल के लिए पेन भी रखा हुआ है। आर यू एबल टू सी दैट? यस यस सर। सर। ठीक है, मैं इसको व्हाट्सएप पे भी भेज देता हूँ अगर किसी को यहाँ से समझ नहीं आ रही कि चैट से कैसे देखते हैं। व्हाट्सएप तो सारे ही यूज़ कर ही लेते हैं माशाल्लाह। खैर ये भी यूज़ करना आना चाहिए, भी इतने आप वो तो नहीं है गारों में रहने वाले। खैर क्विज़ वाले दिन आप लोग गार में चले जाते हैं, वहाँ पर इंटरनेट और बैकवर्ड एरिया और पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। उस वक्त जब क्विज़ होता है ना तो इंटरनेट नहीं आ रहा होता, बहुत दूर चले जाते हैं। थोड़ा सा वेट कर लें ज़रा, मैं कुछ पिक्चर्स आपके लिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, वो आप लोग देखें।
ये व्हाट्सएप पे ही देखें बस आप। ये भी अभी इस पिक्चर में इसमें उसने पूरी बात सही से नहीं समझाई। 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर जितनी साइज़ का है ना, वो उसने अगर कंपेयर किया तो सही नहीं किया। 5 एम्पियर का इससे ही बड़ा होगा, मतलब है कि डिफरेंस जो है ना ज़्यादा है। इस पिक्चर में डिफरेंस सही तरह से डिपिक्ट नहीं हो पा रहा। जो उधर उसने किया था ना, जो जो इंडक्टर वाला था, वो ज़्यादा अच्छा कंपैरिजन था। तो इसलिए हमारे जो मुल्क में 50 हर्ट्ज़ जहाँ पे है, वहाँ पर ट्रांसफार्मर की साइज़ बड़ी होती है, और जिन ममालिक में 60 हर्ट्ज़ पे चलती है दुनिया, वहाँ पर ट्रांसफार्मर की साइज़ कदरे छोटी होती है। ये भी एक बात आपको पता होनी चाहिए कि ट्रांसफार्मर की साइज़ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है फॉर द सेम पावर रेटिंग। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि वो कि आप एक एक चीज़ को आपने कांस्टेंट करना है, पावर रेटिंग सेम रखनी। जैसे इसने 5 kVA के दोनों को कंपेयर किया था, और दोनों का उसने कहा था कि जी ये आ, कि दोनों दोनों की वोल्टेज रेटिंग भी ऑलमोस्ट सेम थी, 200 वोल्ट, बल्कि नीचे छोटे वाला बड़ा था ज़रा, ज़्यादा वोल्टेज वाला था, वो 250 वोल्ट का था, लेकिन 5 kVA। अगर मैं यही इसको 50 किलो हर्ट कर देता ना, ये तो इन्होंने, आप व्हाट्सएप पे देखें, इन्होंने 20 किलो हर्ट का भेजा हुआ ट्रांसफार्मर। अगर यही 50 किलो हर्ट का किया जाता, जो कि मोर देन डबल द फ्रीक्वेंसी है, 20 का डबल करें 40, 40 से भी ऊपर 50 किलो हर्ट्स, तो आपका ये ट्रांसफार्मर उससे भी छोटा हो जाता। तो आप मतलब है कि इसका आधा हो जाता। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं 150 किलो हर्ट पे जब आप ऑपरेट करेंगे तो वो क्या होगा, वो उसका वेट कितना होगा। ये जो 5 kVA का ट्रांसफार्मर है, तकरीबन आप यूँ समझें, मेरे पास 10 kVA का ट्रांसफार्मर था, टू के 17 सेशन को मैंने अपना ही ट्रांसफार्मर दिया हुआ था उनको यूज़ करने के लिए, उन्होंने घुमा दिया, वो तकरीबन 10-12 हज़ार का था। वो 10 केजी का वज़न था उसका, 10 किलो का, 3 kVA का ट्रांसफार्मर जेन्युइन जो था। ये 5 kVA का ट्रांसफार्मर है, तो इसका 15 से 20 किलो ज़रूर वज़न होगा। और ये जो 5 kVA का छोटा सा पड़ा हुआ, ये किलो से भी कम का होगा। तो आई होप सो कि आई मेड माई पॉइंट वेरी वेरी क्लियर कि आपको क्या एडवांटेज होता है ट्रांसफार्मर का हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करने की। बात समझ आ गई जी? कोई यस सर। बता दे। ठीक हो गया। Yes, sir. तो अब आपको एडवांटेज समझ आया होगा कि जो मैंने एक्स्ट्रा हार्डवेयर यहाँ डाला है सारा, ये जो हार्डवेयर मैं डालता रहा हूँ, इसमें कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स और ये सारी चीज़ें, तो ये बेसिकली इन सारा का मकसद क्या था कि मैं इस ट्रांसफार्मर की साइज़ को इतना छोटा कर दूँ कि बिल्कुल वेटलेस हो जाए तकरीबन। अच्छा, अब बात ये आती है कि इन पे जो कॉस्ट ज़्यादा लग गई, वो इनकी जो साइज़ होगी वो, तो इनकी साइज़ कितनी है वो मैंने अभी आपको दिखा दी है। छोटा सा होता है ट्रांजिस्टर, इंसान के छोटी उंगली के नाखून जितना, वो आपने ऐड किया, और एक कैपेसिटर ऐड किया आपने, वो भी क्योंकि करंट ज़्यादा नहीं है तो मोटे बड़े वाला नहीं लगेगा, हाँ वोल्टेज ज़्यादा है तो इस वजह से आपको। जी, कोई बात है? अब आपकी आवाज़ कट कट के किसी स्टूडेंट की आ रही है, अगर बात है तो बताएं, नहीं तो माइक म्यूट कर लें। तो मैं बात कर रहा था कि कैपेसिटर भी कोई इतनी बड़ी स्पेस नहीं लेता, इवन दो कि हायर वोल्टेज कैपेसिटर हैव हायर साइज। कैपेसिटर की साइज़ दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, या तो उसकी माइक्रोफेरेड वैल्यू ज़्यादा हो तब, या उसकी वोल्टेज ज़्यादा हो। 1000 वोल्ट का 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर लेंगे, फिज़िकली उसकी साइज़ ऑलमोस्ट उतनी ही होगी जितनी 1000 माइक्रोफेरेड और 1 वोल्ट का कैपेसिटर का होगी। तो फिजिकल फुटप्रिंट जो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर। अगर दोनों चीज़ें ज़्यादा हैं, कैपेसिटेंस भी ज़्यादा है, वोल्टेज भी ज़्यादा, तो फिर कैपेसिटर काफ़ी बड़ा होगा। हाँ, जो पंखों में कैपेसिटर लगता है आप देखते होंगे, वो 400 वोल्ट का होता है या 450 वोल्ट का, और माइक कैपेसिटेंस कितनी होती है, बिल्कुल थोड़ी सी, 2.2 3.5 माइक्रोफैरड, इस रेंज में होता है। तो इसलिए आपका जो कैपेसिटर है वो क्या उसे कहते हैं, वो भी कोई इतनी कॉस्टली चीज़ नहीं होती और इतना स्पेस कंज्यूमिंग नहीं होता। और ये जो आपको डीसी टू डीसी कन्वर्ट, एसी टू डीसी रेक्टिफायर दिखाया था छोटा सा चिप के ऊपर, बेटा आप माइक माइक बेटा म्यूट कर लेना। ईमान गुल, आपका बेटा माइक अनम्यूट है, बात करनी है तो उस वक्त सिर्फ अनम्यूट करें। बाकी जब आप लोग अनम्यूट करते तो मुझे फ़ौरन से होता है कि कोई स्टूडेंट ने कोई सवाल तो नहीं करना, तो मेरा वो सारा वो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो डिस्टर्बेंस होती है।
तो माइक सिर्फ उस वक्त अनम्यूट करें जब आपने बात करनी है। ठीक हो गया जी। तो अब हमने देख लिया कि ये भी इतना स्पेस नहीं लेता, ये भी इतना स्पेस नहीं लेता, ये थोड़ा सा स्पेस लेता, लेकिन उसका मुकाबला इससे कहीं भी नहीं है। यहाँ अगर आप पहले छोटा कैपेसिटर नहीं लगाते तो आपके 0 ग्राम एडिशन हुई, अगर आप कैपेसिटर लगाते हो तो 2 या 3 ग्राम आपने ऐड कर दिया, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैपेसिटर की लिटरली वेट इतना ही होता है, 2 से 3 ग्राम 4 ग्राम। छोटे पावर कन्वर्टर, ज़ाहिर बात है बड़ा पावर कन्वर्टर लगाएंगे तो शायद 300 ग्राम तक बात चली जाए, 50 से 100 ग्राम तक, लेकिन अमूमन 2-3 ग्राम का कैपेसिटर होता है, उससे काम आपका चल जाता है। और नेक्स्ट बात कि इसको बनाने में हमारा रॉ मटेरियल क्या यूज़ हुआ। ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर, और ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। इसको बनाने में हमारा लगा क्या, रॉ मटेरियल कॉपर खर्च हुआ नहीं, हमारा कोई आयरन खर्च हुआ नहीं, खर्च क्या हुआ, रेत खर्च हुई है। रेत से सिलिकॉन निकाली जाती है, सिलिकॉन पे प्रोसेसिंग हुई है। तो जो रिजर्व्स हैं हमारे दुनिया के वो हमने यूज़ ही नहीं किए। रेत तो बहुत अबंडेंस, बहुत ज़्यादा अबंडेंट, मेरा ख्याल है मोस्ट अबंडेंट मटेरियल एंड मोस्ट रिसर्च मटेरियल वो सिलिकॉन है। प्योर फॉर्म में नहीं मिलता, रेत से हम उसको मेल्ट करके तो उसको सीड क्रिस्टल डाल के तो उससे हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, जिससे 99.99% प्योर सिलिकॉन मिल जाती है। जितनी प्योरिटी होगी उतना ही आप अच्छा सेमीकंडक्टर बना सकेंगे, उतना ही कम फेलियर होगा उसमें। तो कहने का मकसद ये है कि हमने रॉ मटेरियल आयरन और कॉपर, जो कि हमारा ये जो पहले 2 पॉइंट्स थे जिसको मैं यहाँ अगेन सर्कल कर रहा हूँ, इनका भी काम ख़त्म कर दिया। आयरन से भी जान छूट गई, कम कम कॉपर यूज़ किया हमने, और उससे भी जान छूट गई। लिटरली जो आपकी पहले कॉन्सेप्ट था ना कि यहाँ 10 टन दे दें और यहाँ 1 टन दे दें, तो लिटरली 50 किलो हर्ट्ज ट्रांसफार्मर में यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है कि प्राइमरी साइड पे होते हैं कोई 10-15 टर्न्स और सेकेंडरी साइड पे होते हैं 3 या 2 टर्न्स। लिटरली मैंने खोल के तोड़ के देखे हुए। एक था जिसमें 50 टर्न्स थी प्राइमरी, अगर आप 50 हर्ट्ज वाले में देखेंगे तो शायद 500 टर्न्स हो या 1000 टर्न्स हो प्राइमरी में। उसमें कितनी थी, गिनती के 50 टर्न्स थे प्राइमरी में, और सेंटर टैप सेकेंडरी था तो 2 टर्न्स प्राइम, 1 और 2 टर्न, टोटल 4 टर्न्स थी उसके अंदर। तो वाइंडिंग भी आसान, आप हाथ से वाइंड कर सकते हैं, कोई मशीन रिक्वायर्ड नहीं है। वेट बहुत कम है उसका, फ़ायदा हो गया। लेस नंबर ऑफ टर्न्स लिए तो इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको देंगे। अच्छा अब सवाल पड़ता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, जब मैंने कहा कि जी 10 टर्न हम दे रहे तो काम चल जाता है, तो फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस तो फिर लो हुई, तो फिर तो शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर कैसे काम चल गया जो पहले नहीं चलता था 50 हर्ट्ज पे, अब कैसे चल गया, जवाब दें। सर फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है उसकी वजह से। हाँ, अब हमने 2πfl जो XL का फार्मूला है, हमने क्या किया, हमने L को कर दिया छोटा। L इंडक्टर कैसे छोटा हुआ, क्योंकि हमने ट्रांसफार्मर छोटा कर दिया, उसके नंबर ऑफ टर्न छोटे कर दिए, L रिड्यूस हो गया। लेकिन उसके बदले में हमने फ्रीक्वेंसी को 1000 गुना इंक्रीज कर दिया, 1000 टाइम्स। 50 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज का 1000 गुना का फ़र्क है। तो हमने क्या किया कि XL को वही रखा, लेकिन हमने इंटेलिजेंटली L को, इंडक्टेंस को रिड्यूस कर दिया और फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दिया। तो नेट रिजल्ट ये हुआ कि हमारा XL जो है वो सेम रहा। तो इसीलिए अब हम इस काबिल हैं कि हम 10, 15, 20, बहुत ज़्यादा हुआ 50 टर्न्स के ऊपर वो प्राइमरी का काम कर लेते हैं, और 3-4 टर्न सेकेंडरी में दे के और अच्छी खासी मोटी वायर हम बड़ी तसल्ली से लगा लेते हैं। क्योंकि जो लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है उसको तो इतनी मोटी कोर होती है, इतना मोटा उसकी इतनी बड़ी नलकी होती है, उसके ऊपर एक ही चक्कर दें तो अच्छी खासी कॉपर लग जाती है, इस्तेमाल होती है। क्योंकि इतना बड़ा कोर है तो उसके ऊपर लपेटेंगे तो ज़ाहिर बात है ज़्यादा कॉपर यूज़ होगी, ज़्यादा कॉपर यूज़ होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, ज़ाहिर बात है। और दूसरा ये है कि जब लंबी लेंथ की कॉपर यूज़ होगी तो उसमें रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर भी शामिल हो जाएगी। इसमें क्या होता है, आप बड़ी ठीक ठाक मोटी सारी तार लगा लेते हैं, बड़ी दिल खोल के, 1-2 टर्न ही तो देने हैं सिर्फ, और छोटे से कोर पे देने हैं, तो आप ठीक ठाक मोटी तार लगा लेते हैं उसके। बल्कि मैं मोटी तार को ज़रा आपको अकलों में बैठ जाए तो हम ये वाली तार लगाते हैं, अच्छी खासी मोटी तार 2-4 टर्न की लगा देते हैं, और जनाब उससे हमें हाई फ्रीक्वेंसी की बरकत से हमें यहाँ पर हायर वोल्टेज रिलेटिवली मिल जाते हैं, यानी 22 वोल्ट हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं विद दैट मच लेस नंबर ऑफ टर्न्स। और एक तो मोटी तार हम तिल खोल के यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी कॉपर यूज़ नहीं होनी ज़्यादा। दूसरा लेंथ ऑफ द कॉपर भी कम है, तो जो रेजिस्टिव लॉसेस हैं कॉपर के अंदर, उसके अपने कॉपर की मटेरियल की वजह से जो इसके अंदर रेजिस्टेंस है, इसकी वायर की रेजिस्टेंस, वो भी निगलेजेबल हो जाती है। तो इसीलिए हमारी एफिशिएंसी ऑफ दिस ट्रांसफार्मर एक्सीड्स द एफिशिएंसी ऑफ द ओल्ड कन्वेंशनल 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर। बात समझ आ गई आप लोगों को यहाँ तक की?
यहाँ तक अब हम पहुँच चुके हैं, इस पॉइंट तक। समझ गए? यस सर। यस सर। ठीक हो गया। अब हमने क्या कर लिया कि जी हमने कॉपर से भी अब जान छुड़वा ली। कॉपर की मतलब जो एक मुसीबत थी कि कॉपर, मैं सबको निगेट कर रहा हूँ ना, आयरन हमने बचा लिया, उसकी जगह फेराइट कोर लाइट छोटा सा कॉपर ट्रांसफार्मर हुआ तो आयरन भी बच गया। कॉपर भी बहुत कम खर्च होती है, ना होने के बराबर, तो वो भी कॉस्ट भी सेविंग हो गई कॉपर की वजह से। कॉपर होती है तकरीबन 1500 रुपये किलो होती है, महंगा है, और लोहा होता है 150 रुपये फी किलो। तो हमने ये कॉपर की कॉस्ट भी सेव कर ली, आयरन की कॉस्ट भी सेव कर ली, इतनी कम कर ली कि ना होने के बराबर कर ली। अब ये मैंने क्या किया था, मैं खुद भूल गया हूँ क्या लिखा था मैंने, नॉन रेगुलेटेड, रेगुलेटेड। रेगुलेटेड बिल्कुल सही है, वो मुझे आ गया था ज़हन में, नॉन रेगुलेटेड आउटपुट। अब इसमें रेगुलेटेड आउटपुट है, हाउ, ये फीडबैक लेता है, और फीडबैक मैंने बताया था ऑप्टो आइसोलेटर से हम देते हैं ताकि लो वोल्टेज साइड का किसी भी वजह से हाई वोल्टेज साइड के साथ कम्युनिकेशन ना हो। ऑप्टो आइसोलेटर क्या होता है, एक साइड पे एलईडी होती है, दूसरी साइड पे एलईडी रिसीवर होता है, लाइट रिसीवर होता है, तो बीच में जो सिग्नल की कम्युनिकेशन होती है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वो लाइट के थ्रू होती है, यानी इलेक्ट्रिकली आइसोलेटिंग होता है। इसीलिए आपने वो आईसी देखी होगी व्हाट्सएप में मैंने जब भेजी थी, उसकी दो पिन इस तरफ थी, वो एलईडी चलाती है, इसके अंदर एक छोटा सा एलईडी लगा होता है ऐसे, और दूसरी साइड पे लाइट यहाँ से इधर जाती है, और दूसरी साइड पे भी आपको दो पिनें नज़र आ रही होगी, वहाँ पर रिसीविंग एलईडी होता है, और वो रिसीविंग डायोड होता है, लाइट फोटो डायोड होता है, तो वो सिग्नल को रिसीव कर लेता है। यहाँ पे इन दोनों के दरमियान आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, ताकि यहाँ हाई वोल्टेज साइड है और यहाँ लो वोल्टेज साइड है, इनका आपस में कोई राब्ता ना हो, कोई इन केस ऑफ शॉक वो कोई ऐसा मसला ना। और इस आईसी की लंबाई भी आप देख रहे होंगे, पतली और लंबी सी थी, चपटी सी थी, ताकि हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज साइड में गैप हो, फिजिकल गैप हो, ताकि किसी वजह से कोई लीकेज करंट या कोई ऐसी चीज़ वहाँ से हाई वोल्टेज साइड से लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक्स को भी डैमेज ना करे, और पर्सनल ह्यूमन डैमेज भी ना हो। तो यहाँ रेगुलेटेड क्यों है, क्योंकि जैसे ही वो 22 से नीचे जाएगी ना हैवी लोड की वजह से, क्योंकि लोड ही तो वो चीज़ है जिसकी वजह से आउटपुट वोल्टेज में ड्रॉप आता है, डिप आता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए वो ऑटोमेटिकली कंट्रोलर देखेगा कि भी वोल्टेज नीचे जा रही है, तो खुद ब खुद वो ड्यूटी साइकिल इंक्रीज कर देगा, यानी द पावर फेड इनटू द ट्रांसफार्मर, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में जो पावर फीड की जा रही है, उस फ्रीक्वेंसी को उसकी उसकी जो ड्यूटी साइकिल है हम इंक्रीज करके ज़्यादा पावर फीड कर देंगे, ताकि वोल्टेज जो डिप हुई थी वो दोबारा वापस अपने ओरिजिनल लेवल पे आ जाए। तो ये फीडबैक भी इसके अंदर आ जाता है। तो वोल्टेज नॉन रेगुलेटेड का भी इशू खत्म हो गया, रेगुलेटेड आउटपुट हो गई, ठीक हो गया। बिगर फिल्टर कैपेसिटर, एक ये बात मैंने की थी बिगर फिल्टर कैपेसिटर की, तो आपको पता है कि एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी। तो हम सी को छोटा कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी हमारी चूंकि 50 किलो हर्ट पे सारा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पर भी 50 किलो हर्ट है, तो जाहिर बात है ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी को तो ट्रांसफॉर्म नहीं करता ना, वोल्टेज को ही ट्रांसफॉर्म करता, तो यहाँ पर भी 50 किलो हर्ट्ज ही आ रहा था हमें, और रेक्टिफाई होने के बाद जो पल्सेटिंग डीसी बनी थी वो भी 50 किलो हर्ट की ही थी, बल्कि इन 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 अदर टर्म्स देखा जाए तो 100 किलो हर्ट्ज की हो जाती है, क्योंकि जब आप 50 हर्ट्ज सिग्नल हो, फॉर एग्जांपल आप 220 वोल्ट जो 50 हर्ट्ज का होता है, उसको जब आप रेक्टिफाई करते हैं तो 50 हर्ट्ज का नहीं रहता, वो 100 हर्ट्ज का सिग्नल बन जाता है। कि आपका ये है ना, आपका साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर कंप्लीट हुआ, तो इसको टाइम लगा इतना, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको रेक्टिफाई करते हैं, इसी सिग्नल को जो मैंने ऊपर बनाया है, तो अब देखें कि इसको साइकिल मुकम्मल करने में इतना टाइम लगा है, एग्जैक्टली हाफ ऑफ दैट, क्योंकि साइकिल यहाँ से यहाँ नहीं मुकम्मल हो रहा, इस मुगालते में ना रहें, ये अब यहाँ से यहाँ नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो रेपिटेशन है, यही चीज़ जो यहाँ बनी हुई है वही चीज़ दोबारा बन रही है, तो हाफ साइकिल हो गया ना, टाइम हाफ हो गया। तो इसका मतलब है अगर ये 50 हर्ट्स है तो ये 100 हर्ट्स हो जाएगा नीचे वाला, ये वाला। तो रेक्टिफिकेशन में थोड़ा सा फुल वेव रेक्टिफिकेशन अगर की जाए तो उसमें ये एडवांटेज भी आ जाता है, लेकिन खैर हमारे इस केस में वो चक्कर नहीं है। हम जो एडवांटेज हासिल कर रहे हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी को जब हम रेक्टिफाई करेंगे तो हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी पल्सेटिंग डीसी आएगी, तो उस पल्सेटिंग डीसी को उतनी ही कैपेसिटी करने के लिए हम को 1000 गुना छोटा बना सकते हैं, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी 1000 गुना बड़ी लगी हुई है। अगर आपको फिल्टरिंग चाहिए नॉर्मल 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर में, जो आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आपने पावर सप्लाई बनाना पड़ी होगी, उसमें अगर आपको 1000 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर चाहिए
एफर्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, आप 1 माइक्रोफैरड से वही काम अचीव कर लेंगे। बात समझ आई आपको? यानी आपका कैपेसिटर की यहाँ कॉस्ट सेविंग हो रही है बहुत ज़्यादा। यह बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। ठीक हो गया, मेरा ख्याल है 2 बच्चों को समझ आ रही होंगे, वही 2-3 ही हैं जो यस सर कह रहे हैं। नयाब अहमद मौजूद है, सुमन, जहूर, जरका, सना, ये सारे Yes, फर्स्ट sir. पेज में फीमेल हैं। मोहम्मद मोहम्मद हंजला, Yes. क्यों भी हंजला अवेलेबल हो? यस सर, इधर ही हूँ मैं। ठीक हो गया। तो बहरहाल बात चल रही थी कि आपका फ़िल्टर कैपेसिटर के ऊपर भी कॉस्ट कम होगी और अल्टीमेटली जो आपको वोल्टेज मिली वो क्लीनर, लेस कॉस्टली, लेस। अच्छा, आगे डायोड की बात होती है। डायोड का लॉस भी इसमें कम है क्योंकि हमारी मजबूरी है, हम लो फ्रीक्वेंसी डायोड नहीं लगाते और हाई फ्रीक्वेंसी डायोड होते हैं शॉर्टकी डायोड्स, और शॉर्टकी डायोड का फॉरवर्ड ड्रॉप कम होता है। जब फॉरवर्ड ड्रॉप कम होता है तो उतने करंट पे कम लॉस देता है। ये बात हम पहले कर चुके हैं, जिसमें सोल्डरिंग आयरन की मैंने मिसाल दी थी कि 0.7 0.8 वोल्ट का जब फॉरवर्ड ड्रॉप आता है तो वो उसमें 9.9 वोल्ट का ड्रॉप आता है तो 9 वाट आया होगा 10 एम्पियर का। शॉर्ट की डायोड सिर्फ 3 वाट। इसको हम लैब में भी मल्टीसिम पे भी इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। फिर आता है लास्ट शिपिंग कॉस्ट। तो वो सारी बातें इसी चीज़ को बॉयल डाउन करती हैं कि जब आपकी चीज़ ही कॉम्पैक्ट बन जाएगी, जैसे मैंने आपको अपने मोबाइल फ़ोन का अडॉप्टर दिखाया है, बिल्कुल छोटा सा है, इसी साइज़ का अगर आप 2000 इसी पावर रेटिंग अगर 2000 में या 1999 में अगर ट्रांसफार्मर देखते तो ये अच्छा खासा वज़न ही होता। कहीं बैग में बंदा डाल के जा रहा हो तो बैग में अच्छा खासा वज़न उसका होता। तो ये जो है ना, शिपिंग कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो गई। ओवरऑल प्रोडक्ट की कॉस्ट रिड्यूस हो गई क्योंकि छोटे कंपोनेंट्स लग रहे हैं। सिर्फ एडिशनल कॉस्ट जो लगी है ना वो आपकी शुरू में लगी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाली, ये जिसके ऊपर मैं सर्कल करके किचमिच डाल रहा हूँ ना, ये थोड़ी सी कॉस्ट है। बट इस कॉस्ट की एडिशन उसके 10वां हिस्सा भी नहीं है जो आपने कॉस्ट रिड्यूस की है विद ऑल द माइनर मेजर चेंजेस, नॉट माइनर, मेजर चेंजेस बाय द ट्रांसफार्मर। तो अभी हमने क्या किया, इस सारे प्रोसेस में हमने पावर को प्रोसेस किया। वी कन्वर्टेड 22 वोल्ट AC सिग्नल इनटू अ 22 वोल्ट DC सिग्नल विद द हेल्प ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब आपको समझ आई कि ये सिर्फ एक वो है इसका। अभी आप अगर इन्वर्टर्स पे चले जाएं तो आप देखें इन्वर्टर्स भारी वाले भी होते हैं जिनके नीचे 4 पहिए लगे होते हैं और बड़े वजनी और बल्कि से होते हैं, जो पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोकल बनाते हैं। वो होते हैं लो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर और लो फ्रीक्वेंसी UPS। उनके अंदर बड़ा ट्रांसफार्मर लगता है और वो वजनी होते हैं। और अगर आप चाइनीज़ के लें, होम एज का ले लें या इनवेरेक्स कंपनी है इनका ले लें या कोई भी जो हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स हैं वो लेंगे तो वो उससे 10 गुना कम वेट में होंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि चाइना से लो फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स आते ही नहीं है, बिल्कुल। आते हैं तो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स आते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सारी इन UPSs आते हैं जो आपने घरों में लगाए हुए सारे हाई फ्रीक्वेंसी, अनलेस कि किसी ने पाकिस्तानी लोकल मैन्युफैक्चरर से कोई बनवाया हो तो बनवाया हो, वो आपको लो फ्रीक्वेंसी वाला बना के देगा जिसमें ट्रांसफार्मर लगा होता है 50 हर्ट्स वाला। अदरवाइज़ आपका जो ये चाइना से जो इंपोर्ट होके आते हैं वो सारे हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर्स होते हैं। उसको चॉपर बेस्ड मिस्त्री लोग या चॉपर बेस्ड, थोड़ा सा उसमें टेक्निकल टर्म मैच भी करती है, चॉपर लगा होता है उसमें, तो वो चॉपर बेस्ड होते हैं। पावर सप्लाईज भी हो गई या UPSs हो गए, ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी पे चलने का फ़ायदा यही है। चाइना क्यों नहीं शिप करता यहाँ पे? क्योंकि उनको पता है कि शिपमेंट कॉस्ट इंतहाई ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट उसको उठा के लेके जाने की बहुत ज़्यादा है, तो वो इसलिए इस चीज़ पे शिफ्ट हो गए। यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई? Yes, sir. ठीक हो गया। लेक्चर का टाइम भी ऑलमोस्ट कंक्लूड हो गया है, तो मैं एक छोटा सा ग्लास इसका आपको जो चैप्टर नंबर 1 है उसका दिखा के फिर हम 5 मिनट में क्लास को एंड करते हैं। ठीक हो गया जी। इसमें देखें ये वही चीज़ जो हमने सारी अभी मैं एक्सप्लेन की है ना, आप अगर इसमें फिगर 1 में देखें, फिगर 1.1 में, तो ये वही चीज़ उसने दोबारा से एक्सप्लेन की है कि किस तरह से ये कमेंट किधर गया, यहाँ पर पेंसिल आ गई। ये आप इसमें देखें अगर तो आपको ये इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है इनपुट पावर आ रही है, ठीक है, उसमें स्विचिंग कन्वर्टर है जैसे मैंने आपको बताया था मॉसफेट लगा के, और आपको एक आउटपुट पावर मिल रही है, बीच में आपने उसको कंट्रोल इनपुट देनी है जिसने ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करना है। तो ये सिंपल एक पावर की इलेक्ट्रॉनिक्स की एक उसने मिसाल दी और डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, पहली लाइन में बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन लिखी हुई है, ये पावर प्रोसेसिंग डिवाइस है।
DC टू DC कन्वर्टर इससे बनते हैं, AC टू DC रेक्टिफायर से बनते हैं, AC टू AC साइक्लो कन्वर्जन भी होती है, DC टू AC इन्वर्जन भी होती है। ये इन्वर्जन कहाँ होती है DC टू AC इन्वर्जन? ये आपके घरों में जो UPS लगा होता है उसमें ये होती है DC टू AC इन्वर्जन। AC टू DC रेक्टिफायर उन्होंने इसलिए कहा है, आप सोच रहे होंगे कि AC टू DC रेक्टिफायर तो कोई बड़ी कमाल की बात नहीं है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर लगाएं और काम चलाएं, ऐसा नहीं है। एक्टिव रेक्टिफिकेशन भी एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें वेरी लेस लॉस के साथ आप जो है ना वो जो 0.4 वाला ड्रॉप है वो भी नहीं होता। एक तो है ना 0.8 0.9 वोल्ट वाला ड्रॉप वो होता है, एक होता है शॉर्ट की बैरियर डायोड लगा ले तो चलो आपने वो लॉस कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, पॉइंट जैसे 9 वाट की बजाय 3 वाट लॉस पे आ गए, जो मैंने पीछे मिसाल दी थी अभी कुछ देर पहले। तो AC टू DC रेक्टिफायर अगर आप एक्टिव रेक्टिफिकेशन करते हैं जिसमें डायोड जो कि एक पैसिव स्विच है इसको एक्टिव स्विच से रिप्लेस कर लेते हैं जिसको आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, यानी मॉसफेट या IGBT या इन डिवाइसेस, तो फिर वो रेक्टिफायर फार सुपीरियर होता है और फार लेस लॉसी होता है। इवन शॉर्ट की बैरियर डायोड से बने हुए रेक्टिफायर में भी लॉस होता है सिग्निफिकेंट। जब आप किलो एम्पियर्स की बात करते हैं जी 1000 एम्पियर मैंने पास करना है, तो फिर आपका 3 वोल्ट का आ जाना, 4 वोल्ट का आ जाना मीन्स 400-500 वाट का आप हीट डिसिपेट कर रहे हैं। और 400 वाट का तो हीटर होता है, कमरों में गर्मी करने के लिए एक रॉड जो होता है 400 वाट का होता है। तो आप समझे आपने एक इतनी एनर्जी जो हीटर में होती है वो ज़ाया कर रहे हैं। तो उसके लिए फिर हम डायोड्स नहीं लगाते, फिर हम डायोड्स की जगह वो जो ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे होते हैं ना, उनकी जगह पे हम क्या करते हैं, उसकी जगह पर हम ट्रांजिस्टर को रिप्लेस कर लेते हैं। तो ये भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डोमेन में से है। इस तरह के डायोड है ना, इनकी जगह पर हम 4 जो है ना वो यहाँ पर मॉसफेट, यहाँ पर मॉसफेट, यहाँ पर मॉसफेट और यहाँ पर मॉसफेट, तो एक्टिव रेक्टिफिकेशन उसे कहते हैं। ये सारे उसने कुछ ब्रांचेस लिखी हैं। फिर घरों में जो आपका पंखा लगा हुआ है, पंखे में भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। आज आप लोगों ने अपने बचपन में नहीं देखा होगा, हमने अपने बचपन में देखा हुआ है 1995 में और इस तरह से ना, उसमें आपका जो डिमर होता था वो बहुत बड़ा, वो आपने शायद देखा हो पुराने घरों में अभी अभी तक हो, वो टक 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 करके उसकी 5-6 स्टेप्स होते थे, उससे पंखे की स्पीड कंट्रोल होती थी। वो सिंपल इंडक्टर लगा होता था, इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस से इम्पीडेंस को यूज़ करते हुए वो पंखे को स्लो करते थे, कोई स्विचिंग डिवाइस नहीं थी। अब हम थायरिस्टर यूज़ करते हैं विच इज़ अ पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच। और ऑन एज अ साइड नोट मैं बताता जाऊँ कि थायरिस्टर इज़ द मोस्ट रगेड स्विचेस ऑफ ऑल द सेमीकंडक्टर स्विचेस सो फार, जितने भी आज तक बने हैं सबसे ज़्यादा डीट किस्म का जो क्या है ना स्विच है, कंट्रोल्ड स्विच, वो थायरिस्टर है। थायरिस्टर छोटा सा भी हो फिजिकल साइज में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करा लेता है। तो इसलिए पंखा खोल के, डिमर खोल के या कोई जले हुए डिमर को तोड़ के देखेंगे तो वो 90 वाट की मोटर को चलाता है पंखे की, जो स्टार्टिंग में बहुत सारा करंट लेती है। जब मतलब 90 वाट की बजाय वो 200 वाट हो सकता है ले रही हो, जब आप पंखा स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्टिंग में ज़रा ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, ज़्यादा करंट चाहिए होता है, जब तक कि वो फुल स्पीड पे नहीं जाता, मोटर ज़ोर लगा रही होती है। तो उस टाइम पे भी आपका छोटा सा थायरिस्टर होता है, वो आपका 220 वोल्ट पे 80-90 वाट की मोटर कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। और वैसे भी हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत हायर वोल्टेजेस में HVDC जैसे अमेरिका में है 1000 किलो वोल्ट यानी 1 मेगा वोल्ट पे DC ट्रांसमिशन जो होती है, उसमें जो AC टू DC कन्वर्टर्स और DC टू AC कन्वर्टर्स हैं सारे, वो थायरिस्टर्स पर ही ऑपरेट करते हैं, उनको वॉल्व्स बोलते हैं। तो ये सारे, अब ये फीडबैक वाला सिस्टम है, पावर इन आई पावर आउट आई, इसमें फीडबैक नहीं था, इसमें खाली कंट्रोल है, इसमें रेगुलेशन नहीं होगी, इसका हिसाब वही उसी जैसा ही होगा, मिलता जुलता जैसा कि आपका कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर का है, उसमें कोई फीडबैक नहीं है ये भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का, लेकिन इसमें आउटपुट ऐसी बगैर रेगुलेशन की आ रही है, हम उसको परवाह नहीं कर रहे हैं। लोड लगाने से वोल्टेज अप डाउन होती है, कोई मसला नहीं है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो लोड वेरिएबल होता रहे लेकिन आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट फिक्स्ड हो, जैसा कि लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेसर ज़्यादा करंट खींचे भी तब भी उसको फिक्स्ड वोल्टेज मिलती रहे, तो उसके लिए फिर हमें रेगुलेशन चाहिए होती है। रेगुलेशन कैसे अचीव होती है कि हमें पता हो कि भाई कि आउटपुट पे क्या वोल्टेज चल रही है, तो उसके लिए हम आउटपुट का सैंपल लेते हैं, कंट्रोल को एज अ फीडबैक लिखा हुआ है फीडबैक के तौर पे देते हैं, और इनपुट को भी देखते हैं कि इनपुट की वोल्टेज इस वक्त क्या चल रही है। बाज़ औक़ात इनपुट वोल्टेज एक क्रिटिकल लेवल से नीचे चली जाती है, तो हम फिर कंट्रोलर को शट डाउन करवा देते हैं कि भी वोल्टेज अंडर वोल्टेज हो गया। तो फीड फॉरवर्ड का मतलब ये है कि इनपुट वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन भी आए और आउटपुट की इन्फॉर्मेशन तो आए ही आए, क्योंकि हम आउटपुट को चेक करना चाहते हैं हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट वोल्टेज आई है कि नहीं आई।
और फिर हम एक रेफरेंस वोल्टेज देते हैं, भाई हम कहते हैं 5 वोल्ट तुमने आउटपुट देना है, रेफरेंस सेट कर दिया नॉब से। उमूमन ये जो आप वेरिएबल पावर सप्लाई लैब में यूज़ करते हैं, आप नॉब से सेट करते हैं ना भी क्या वोल्टेज आपने रखनी है। तो बेसिकली आप इस रेफरेंस को सेट कर रहे होते हैं ताकि कंट्रोलर को पता चले कि आपके यूज़र ने 5 वोल्ट या 6 वोल्ट या जो भी आपने वोल्टेज सेट करनी है वो आपने रेफरेंस में सेट कर दी है। अब कंट्रोलर को पता है कि उसने 5 वोल्ट के साथ कंपैरिजन करना है, आया यहाँ 5 वोल्ट है और इधर जो यूज़र ने सेट किया है थ्रू थ्रू रेफरेंस वो 5 वोल्ट है, दोनों को कंपेयर करेगा। अगर एरर होगा तो अकॉर्डिंगली करेक्शन सिग्नल भेजेगा, इसको ड्यूटी साइकिल बढ़ानी है या कम करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ 4.9 हो जाता है तो यहाँ पर एरर सिग्नल जनरेट होगा 0.1 वोल्ट का, क्योंकि 5 वोल्ट चाहिए था, आप 4.9 वोल्ट रहा है तो इसका मतलब है 0.1 वोल्ट का एरर है, तो ड्यूटी साइकिल इंक्रीज थोड़ी सी कर देगा। और जैसे ही वो 5 वोल्ट हो जाएगा तो एरर सिग्नल ख़त्म हो जाएगा, कंट्रोल इनपुट उसी कांस्टेंट उस पर जिस पे पहले चल रही थी चलने लग जाएगी। तो ये फीडबैक का ताल्लुक है। फिर ये आगे उसने कुछ चीज़ें बताई हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में लॉसेस के बारे में बात की हुई है वो डिस्कस करेंगे। और डिफरेंट सिंबल्स की बात की है उसने, हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंबल्स ज़्यादातर कौन से यूज़ करेंगे या डिज़ाइनर जिनके साथ जिसका वास्ता पड़ता है जिन डिवाइसेस के साथ वो क्या है, एक रजिस्टर है, कैपेसिटर के साथ वास्ता पड़ेगा, इंडक्टर के साथ वास्ता पड़ेगा, ट्रांसफार्मर के साथ वास्ता पड़ेगा या मैग्नेटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो। और अगर हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करते हैं तो ट्रांजिस्टर्स में लीनियर मोड में जो है वो अगर यूज़ करें तो बीजेटी यूज़ होगा। स्विचिंग के स्विच मोड में इस्तेमाल करते हैं तो देखें यहाँ पर वही पल्सेस दी हुई हैं, ड्यूटी साइकिल दी हुई है जो मैंने पेंट्स पे आपको बना के दिखाई थी। तो इसमें देखें DTS, डी का मतलब होता है ड्यूटी साइकिल, TS इसका टाइम पीरियड है टोटल, या TS का मतलब होता है टाइम पीरियड। ड्यूटी साइकिल अगर D 0.5 है, मैंने बताया था वो 50% नहीं यूज़ करेगा, वो कहेगा 0.5। अगर D 0.5 है तो TS को 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो आधा आएगा, तो इसका मतलब ये आधा टाइम, ये टाइम अब बन गया ना, D ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाई बाय टाइम पीरियड। इधर टाइम पीरियड स्विचिंग टाइम पीरियड मतलब है, TS का मतलब है स्विचिंग टाइम पीरियड, या वैसे टाइम पीरियड भी आप कह सकते हैं, इस बुक में TS यूज़ करता है। तो अगर TS इतना है और आपका D जो है वो 0.5 है फॉर एग्जांपल, 50% ड्यूटी साइकिल है, तो TS को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा DTS, और ये आपको ऑन टाइम पता चल जाएगा कितना ऑन टाइम है। अभी आपको सिर्फ परसेंटेज थी और TS से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ऑन टाइम मिल जाएगा कि कितनी देर के लिए ट्रांजिस्टर ऑन रहता है। ठीक है जी। और फिर आगे हम कंपैरिजन करेंगे, ये भी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। कंपैरिजन करेंगे कि भाई अगर हम DC टू DC कन्वर्टर की बजाय सादा जो हम, एक तरीका ये भी है ना कि DC टू DC कन्वर्टर सिंपल रजिस्टिव डिवाइडर सर्किट से बना दिया जाए। आपके पास, अभी हम AC की बात नहीं कर रहे, अभी हम DC से DC को कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं कि मेरे पास 100 वोल्ट DC है, मैं उससे 50 वोल्ट DC लेना चाहता हूँ। तो DC टू DC कन्वर्टर भी एक तरीका है जो कि ये इंटेलिजेंट मेथड है जिसकी हम ऊपर पढ़ भी आए हैं पेंट्स में। तो DC टू DC कन्वर्टर एक ये भी तो हो सकता है, 50 ओम का रजिस्टर यहाँ लगाएं, 50 ओम का रजिस्टर यहाँ लगाएं, आपको यहाँ कितने वोल्टेज मिलेंगे ज़रा बताएं मुझे। ये जो मैंने नीचे दो पिंस लगाई हैं A एंड B, इनके दरमियान कितनी वोल्टेज मिलेगी? सर 50 वोल्ट यहाँ पर मिलेगा, 50 वोल्ट ऊपर मिलेगा, हाँ, पर डिवाइड हो ऊपर वाले जाएगा। को, हाँ जी, ऊपर वाले को हम यूज़ नहीं करते, हमारा मकसद था कि 100 को 50 में कन्वर्ट करना है। तो ऑथर ये बताता है कि एक तो DC टू DC कन्वर्टर ये वाला है जिसमें आप सादा रजिस्टर लगा दें और जनाब उसमें काम करना शुरू कर दें। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसमें मसाइल क्या है। फिर वो कहता है कि दुनिया जब तरक्की हुई और अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में स्विचिंग मोड इस्तेमाल नहीं होता था तो हम लीनियर एम्पलीफायर मोड यूज़ किया करते थे जिसमें ट्रांजिस्टर, अच्छा इसमें रेगुलेशन भी नहीं है, अगर मैं यहाँ लोड रजिस्टर डाल दूँ, कोई भी बल्ब लगाता हूँ, बल्ब भी तो रजिस्टर के तौर पे नज़र आता है ना, कोई भी लोड हो इट एक्ट्स एज अ रजिस्टर। तो ये रजिस्टर इस रजिस्टर के साथ जब पैरेलल होगा तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 50 से बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? सर कम हो अब जाएगी। कम हो जाएगी। जाहिर बात है जब लोड आएगा, लोड लगेगा 50 ओम रजिस्टर के साथ तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जितना हैवी लोड होगा उसका मतलब उतनी कम रेजिस्टेंस है और उतना ही A B के दरमियान रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। तो आपका क्या ख्याल है कि फिर यहाँ पर वोल्टेज 50 वोल्ट रहेंगे जो हम चाहते हैं, यहाँ पर 50 वोल्ट रहेंगे? नो सर, कम हो जाएगा। फिर तो 50 नहीं रहेंगे, फिर मुझे जैसे जैसे, हाँ जी, अनलोडेड कंडीशन में तो हम बड़े खुश होंगे जी 50 वोल्ट आ रहा है ज़बरदस्त हो गया।
लेकिन जैसे ही लोड डालेंगे 40 पे आ गया, और लोड डाला जी वो 30 पे आ गया, और बकाया वोल्टेज यहाँ अपीयर होने शुरू हो गए। तो दिस इज एन अनरेगुलेटेड वोल्टेज सोर्स, लॉसी भी है, अनरेगुलेटेड भी है, आधी एनर्जी ज़ाया हो रही है। 1000 अगर 50 वाट 100 वाट है तो 50 वाट खाम खा ज़ाया हो रहा है हीट की फॉर्म में, और हम 50 वाट यूज़ कर रहे हैं। तो ये उसने डिस्कस किया डिफरेंट अप्रोचेस, और उसमें उसने इसने यहाँ पर चीज़ें छुपा के रखी, अंदर क्या है डब्बे में नहीं बताया। यहाँ पर बताता है कि ये डब्बे में ये भी हो सकता है और डब्बे में ये भी हो सकता है। इन दोनों के डिसएडवांटेजेस हम पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे बाकायदा कि एक स्विचिंग कन्वर्टर जनाब वो किस तरह से कमाल दिखाता है कि उसमें लॉसेस नहीं होते और बाकी ऊपर वाली टेक्निक्स में लॉसेस होते हैं। जैसे मैंने आपको भी पूरी कहानी समझाई है एक डीसी टू डीसी कन्वर्ट एसी टू डीसी कन्वर्टर बना के पेंट्स के अंदर, कि उसमें अफादियत समझाई है कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पीछे इतना क्यों पड़े हुए हैं, कि उससे क्या फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर वो एक सिंपल डीसी टू डीसी कन्वर्टर की मिसाल दे के वही बात समझाने की कोशिश करेगा कि भाई हम अगर डीसी टू डीसी कन्वर्टर सिंपल रेजिस्टिव डिवाइडर से बनाएं या लीनियर एम्पलीफायर से बनाएं तो लॉसेस इंतहाई ज़्यादा होते हैं। 1000 वाट पी इन आ रही है और सिर्फ 500 वाट पी आउट आ रही है। ये ट्रांजिस्टर बेचारा 500 वाट की हीट के साथ बख रहा होगा बाकायदा, जैसे कोयले बखते हैं ना वैसे ही ये बख रहा होगा। तो इसलिए ये भी टेक्निक सी सूटेबल नहीं है। तो हम इसमें फिर आगे एक बेसिक डीसी टू डीसी कन्वर्टर, और ये भी एक इन्वर्टर है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। ये आपका इन्वर्टर कैसे बनता है, प्योर साइन वेव इन्वर्टर। आपके घरों में जो इन्वर्टर अभी लगे हुए हैं ना, उन पे जब पंखा चलता है तो गाँव 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 की आवाज़ आती है। उसकी रीज़न ये है कि वो आउटपुट आपको प्योर साइन वेव नहीं देते, बल्कि वो आपको आउटपुट देते हैं मॉडिफाइड साइन वेव। इसे कहते हैं मॉडिफाइड साइन वेव। ये इमुलेट करता है आपकी साइन वेव को। एक्चुअल साइन वेव जो होती है ना वो ये होती है, मैं ब्लू कलर की इसमें बना रहा हूँ, ये होती है आपकी एक्चुअल साइन वेव। लेकिन चूंकि एक्चुअल साइन वेव बनाना है एक स्विचिंग डिवाइस से, जो इसमें ऑन और ऑफ होना है सिंपल, वो तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो बेचारा जब ऑन होता है तो वो ये चीज़ बनाता है, जब ऑफ होता है तो ये चीज़ बनाता है, और जब अपोजिट ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं तो वो नेगेटिव वोल्टेज बनाते हैं, और जब ऑफ होते हैं सारे ट्रांजिस्टर तो ये बनाते हैं। वो कर्व्ड सिग्नल, इस तरह की कर्वेचर नहीं बना सकता ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ करके। तो इस वजह से होता क्या है कि जब यकदम ऑन होता है ना पॉजिटिव पीक, और ये 310 पे जाती है, आप ऑसिलोस्कोप कभी लगा के देखें अपने यूपीएस के साथ, उसकी आउटपुट ये होगी। तो यहाँ पर बनती हैं ऑसिलेशंस। जैसे मैंने आपको ओपन एंडेड लैब करवाई थी, इंडक्टर लगाते हैं तो क्लॉक पल्स जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पर एक ऑसिलेशन बनती थी ना, ऐसे इस तरह ऑसिलेशन बनेगी, यहाँ ऑसिलेशन बनेगी। अभी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशंस पंखे में जब जाती हैं तो वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में आ जाती है। 50 हर्ट्ज इतना ऑडिबल नहीं होता, ये फ्रीक्वेंसी इनकी हाई होती है, जिसकी वजह से अजीब सी मोटर आवाज़ निकालती है, जिसकी वजह से मोटर की लाइफ भी कम होती है, वाइब्रेशन भी होती है, और ये एक्स्ट्रा नॉइज़ हीट भी क्रिएट करता है, और आपकी लाइट्स जो एनर्जी सेवर लाइट्स हैं ये सारी उनको भी डैमेज करता है। तो प्योर साइन वेव बनाने के लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है। स्टिल हम स्विचेस ही यूज़ करते हैं, बट फिल्टर कैपेसिटर यूज़ करते हैं। उसके बारे में इसने यहाँ तस्करा किया, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल के साथ देख लेंगे। सेवरल एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें उसने सेवरल एप्लीकेशन गाड़ियों के अंदर बताई है। इसने बताई है अर्थ ऑर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट जो है, ये दुनिया के गिर्द स्पेस क्राफ्ट चक्कर लगाते हैं, जो सेटेलाइट्स वगैरह होगी, उनमें किस तरह से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल है वो बताया है। फिर एक लैपटॉप कंप्यूटर है, उसके अंदर किस तरह की पावर सप्लाईज आपको चाहिए, किस किस टाइप की, कहाँ कहाँ डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा होता है, पावर कन्वर्जन होती है, वो इसने बताया है। और फिर एलिमेंट्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बताई है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे एनालॉग सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, कंट्रोल सिस्टम भी इन्वॉल्व है, पावर सिस्टम भी है, मैग्नेटिक्स भी आपको पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, क्योंकि हमने जो इसके अंदर साइक्लो कन्वर्टर एक डिवाइस होती है आपकी, या VFDs जिससे कहते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स, ये इंडस्ट्री में यूज़ होती है इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो पहले जो टेक्निक्स होती थी वो इतनी अच्छी नहीं होती थी। जैसे ये पंखे को हम स्पीड कंट्रोल करते हैं ना, सीलिंग फ़ैन को, ये भी एक तरह से मशीन कंट्रोल ही है। पंखे को अगर मशीन कंसीडर किया जाए तो उसको हम एक पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से ही कंट्रोल कर रहे होते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सोर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस, क्योंकि इससे हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं। छोटे से पंखे की हद तक तो ये ठीक है, हम टॉलरेट कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, आज छोटा सा पंखा 60-70 वाट का है, उसको अगर हम ये घटिया किस्म की स्विचिंग टेक्निक से उसकी स्पीड अगर हम कंट्रोल कर भी रहे हैं तो नो प्रॉब्लम। हार्मोनिक्स का जो लेवल है वो बहुत ही कम है, वो इतना कम है कि वो ट्रैवल करते हुए बैक टू ग्रिड जाते जाते तारों में ही गुमसुम हो जाता है। लेकिन जहाँ मोटरें हैं 10 किलोवाट की, 50 किलोवाट की,
बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, वहाँ पर फिर यह है कि हम छोटे वाले थायरिस्टर बेस्ड या बड़ा थायरिस्टर लगा लें, लेकिन उस तरह की स्विचिंग टेक्निक से हम उसकी स्पीड कंट्रोल नहीं करते, हम फ्रीक्वेंसी को वेरी करके स्पीड कंट्रोल करते हैं। इंडक्शन मोटर की स्पीड को अगर आप लो फ्रीक्वेंसी पे चलाएं तो स्लो चलती है, हाई फ्रीक्वेंसी पे चलाएं तो उसकी स्पीड हाई हो जाती है। तो उसके लिए साइक्लो कन्वर्टर्स चाहिए होते हैं, तो वो मशीन जो है ना वो उसको चलाती है। इसी तरह स्टेपर मोटर्स हैं, उनको चलाने के लिए भी सीधी डीसी पावर दे दें तो स्टेपर मोटर नहीं चलती, उसको बाकायदा स्टेपर ड्राइवर चाहिए होता है जिसके अंदर अगेन पावर मॉसफेट्स और उनकी स्विचिंग अप्रोप्रिएट हुई पड़ी होती है। इसी तरह से आपकी जो सर्वो मोटर्स हैं या डीसी मोटर्स इवन देख लें, उनका भी अगर कंट्रोल करना है तो उनको भी हम ड्यूटी साइकिल सप्लाई करते हैं, प्लस ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ करते रहते हैं। तो मोटर हल्की स्पीड पे चलती है, पूरी पावर दे दें तो मोटर फुल स्पीड पे चलती है, स्लो स्पीड पे चलाना हो मोटर को तो इस तरह पावर पल्सेस देते हैं। तो डीसी मोटर को भी हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर इससे मुराद ये है कि इलेक्ट्रिक मशीन्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। और न्यूमेरिकल सिमुलेशंस, यानी हमें मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी होती है, ये सारी आगे चैप्टर्स में देखेंगे। हमने ये सारी मैथमेटिक्स जो है ना इनको सॉल्व करना है, इनको समझना है कि ये इनका क्या मतलब है, क्योंकि इनके बगैर ये कन्वर्टर समझ में नहीं आएंगे। और पहले 3-4 लेक्चर्स बहुत ही इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, इनमें बेस बिल्डिंग कॉन्सेप्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं, डेवलप होते हैं। इन सब की डेरिवेशनें हैं, हम उसको डेरिवेशंस को करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और ये इनको इन्हीं के साथ हम इनको रिलेट करेंगे। इस मैथमेटिक्स का इस डायग्राम के साथ चोली दामन का साथ है, तो इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तो वो उस वक्त तक हमें आगे कोई चीज़ समझ नहीं आएगी। क्योंकि चैप्टर नंबर 2 जो है इंतहाई क्रिटिकल चैप्टर है। चैप्टर नंबर 1 में बुनियादें हम डालेंगे, जो मतलब बुनियाद से मुराद कि आपको बेसिक्स बताई जाएगी, कि जैसे मैंने आज के लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, बुक का चैप्टर कम और इधर उधर की बातें आपको ओवरऑल ब्रॉड पिक्चर दी है कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं ये चीज़ें। तो चैप्टर नंबर 2 से बाकायदा सीरियस स्टडी जो है ना वो स्टार्ट होगी, और बाकायदा हम एक प्रिंसिपल ऑफ स्टेडी स्टेट एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर जो है ना वो हम पढ़ेंगे। फिर चैप्टर नंबर 3 में हम रियलिटी को लेके आएंगे। यहाँ पर हम हर चीज़ आइडियल रखते हैं, देख रहे होंगे रजिस्टर्स वगैरह नहीं है, ये रजिस्टर है, ये सिर्फ एज अ लोड है बस। लेकिन इंडक्टर की अपनी जो रेजिस्टेंस है वो नहीं है, कैपेसिटर की लीकेज रेजिस्टेंस नहीं है, और स्विच भी हमने आइडियल स्विच लगाया हुआ है, ये वाला स्विच लगाया है। यहाँ पर हमने ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज़ नहीं किया, तो यहाँ चीज़ें सिंपल हैं। तो जब हम इससे आगे चैप्टर नंबर 3 में जाएंगे तो थोड़ी पेचीदगी बढ़ जाएगी। फिर हम जो है वो उसमें सेमीकंडक्टर स्विचेस को इन्वॉल्व कर लेंगे। जब सेमीकंडक्टर स्विचेस आ जाएंगे तो फिर उनके लॉसेस को देखना पड़ेगा। ये चैप्टर नंबर आई गेस 2 है, तो मैं चैप्टर नंबर 3 खोलता हूँ। इसमें चैप्टर नंबर 3 जी, ये चैप्टर नंबर 3 आपसे शेयर्ड है, ये डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है आपको? क्योंकि मैंने दूसरी विंडो खोली है। तो यस सर, आ रहा है। नजर आ रहा है। जी जी, अब आप इसमें देखें तो हम स्टेडी स्टेट एनालिसिस में आपको ओवरऑल एक रफ छोटी थोड़ा सा ना आपको एक पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। ये स्टेडी स्टेट इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल है, इसमें लॉसेस भी है और एफिशिएंसी कैलकुलेशंस भी हैं। लॉसेस डेफिनेटली पिछले चैप्टर में लॉसेस नहीं थे, पिछले चैप्टर में 100% एफिशिएंट था डीसी टू डीसी कन्वर्टर। इसमें हम ज़रा मजीद बारीकियों में जाएंगे कि भाई ऐसी भी दूध का धुला नहीं है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी उसमें भी एफिशिएंसी होती है, मसला होता है 90% 95% होती है, लेकिन 5% 10% लॉस भी होता है। तो उसके बारे में आप देखेंगे कि यहाँ पर हम फिर एक ट्रांसफार्मर मॉडल है कि हम ट्रांसफार्मर डीसी ट्रांसफार्मर मॉडल, वैसे तो डीसी एसी ट्रांसफार्मर होता है, यहाँ पर उन्होंने जस्ट मॉडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वोल्टेज को दूसरी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सहारा लिया है ट्रांसफार्मर का, जो कि एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन हमारी कैलकुलेशंस को आसान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको ट्रांसफार्मर मॉडल कहते हैं। अभी तक ये स्विचेस पे है, स्विचेस के बाद अभी ये कन्वर्ट हो जाएगा इस पे। हाँ, स्विचेस में है, लेकिन उसने यहाँ पर रजिस्टर डाला, देखा, इंडक्टर के साथ इंडक्टर की उसके साथ वाली रेजिस्टेंस भी डाली है। अब थोड़ी सी रियलिटी हम आगे, लेकिन अभी उसने स्विच को रिप्लेस नहीं किया, स्विच को मॉसफेट से रिप्लेस नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। पहले इसको डाला, फिर जब आगे जाके वो करेगा इसकी जगह पर डाल देगा जनाब ये। अब उसने स्विच को रिप्लेस कर दिया, एक स्विच रिप्लेस होता है एक मॉसफेट और एक डायोड से, तो इसकी भी रेजिस्टेंस के लॉस है, इसका भी ऑन कंडक्शन लॉस है, इसके भी लॉस है। तो इन तीनों के लॉसेस जो है वो अलग-अलग मेंशन करेगा कि ये आर डी डायोड का लॉस है, आर ऑन ट्रांजिस्टर मॉसफेट के ऑन का लॉस है, आर एल जो है वो इंडक्टर का लॉस है। तो वो सारी मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हुए हमने उनको उसके अंदर डाल के तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करके तो उनकी एक फाइनल रिलेशन निकालनी है। जैसे ये एक रिलेशन है, अपॉन कलेक्टिंग टर्म्स वी ऑब्टेन दिस, ताकि हमें पता चले कि इनपुट वोल्टेज क्या दी जाए
और क्या ड्यूटी साइकिल हम रखेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगी। तो ये एक सिंपल एंड मेरे इक्वेशन जो है हमारी डेवलप हो जाएगी। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में हम बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को नहीं पढ़ा। अभी तक हमने सिंपली उनकी एप्लीकेशंस को देखा है, लेकिन गहराई में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को हम पढ़ेंगे। उसमें देखेंगे कि 4 क्वाड्रेंट स्विच क्या होता है, 2 क्वाड्रेंट स्विचेस क्या होते हैं, और IGBT, मॉसफेट और BJT ये तीनों बने हुए हैं। ये BJT है, ये IGBT है, मॉसफेट है। इनके प्लसेस एंड माइनसेस क्या हैं, इनका इनसे बनी हुई डिवाइसेस के बारे में ब्रीफ देखेंगे हम क्या होता है। और फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी हम पढ़ेंगे। इनके इंटरनल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आ रहे हैं। एक पावर सेमीकंडक्टर डायोड कैसे काम करता है, इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा रीजन होता है, डिप्लीशन रीजन, लाइटली डोप रीजन एक एक्स्ट्रा रीजन होता है। आम डायोड्स में P और N होता है, इसमें P और N के दरमियान एक और रीजन होता है जो हाई वोल्टेज हाई पावर के डायोड्स होते हैं। फिर उनकी हम प्रोफाइल स्टडी करेंगे कि भाई ऑन और ऑफ होते हुए डायोड में कहाँ चार्ज स्टोर होता है, कहाँ चार्ज रिकवर करता है। इसके 5 स्टेजेस हैं जिस पे आपका डायोड जो है ना वो ऑन और ऑफ होता है, उस स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। मॉसफेट का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी हम सारा स्विचेस को देख रहे हैं, मॉसफेट ऑपरेट कैसे करता है, उसकी चैनल कैसे फॉर्म होता है वो देखेंगे। फिर उसकी जो कैपेसिटेंसेस हैं मॉसफेट्स की वो देखेंगे कि मॉसफेट की इनपुट कैपेसिटेंसेस होती है जिसकी वजह से वो कोई इतना फास्ट नहीं चलता, उसकी भी लिमिट होती है। बहरहाल IGBT BJTs में सबसे फास्टर मॉसफेट ही होता है, बट स्टिल उसमें हम कैपेसिटेंसेस का रोल देखेंगे कि कैपेसिटेंसेस कैसे हमें लिमिट करती हैं कि हम बड़ा मॉसफेट को हाई स्पीड पे नहीं चला सकते। ये था सारा मॉसफेट का ऊपर। अब ये BJT का इंटरनल स्ट्रक्चर है, BJT की टर्न ऑन एंड ऑफ प्रोफाइल्स हैं, इनको हम सारों को लैब में वेरीफाई करेंगे। ये जो टेल सी बन रही है ना ये वाली, इसको हम वेरीफाई करेंगे इस जगह को कि ये कैसे बनती है और क्यों बनती है। थ्योरी हम क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन लैब में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और BJT को तेज़ी से ऑन करने के लिए हम एक्स्ट्रा हाई करंट शुरू में देते हैं, बाद में उसको स्टेबल कर लेते हैं। यकदम ऑफ करने के लिए हम करंट रिमूव नहीं करते बेस से, जो कन्वेंशनल आपको बताया गया होगा कि बेस से करंट हटा दें तो BJT ऑफ हो जाता है। ऑफ होता है लेकिन स्लो होता है, तो हम क्या करते हैं, हम जानबूझ के उल्टा करंट भेजते हैं ताकि बेस के अंदर जो स्टोर्ड चार्ज है वो तेज़ी से निकाला जा सके और जल्दी से ऑफ हो। जितनी तेज़ी से कोई चीज़ ऑन होती है, जितनी तेज़ी से कोई चीज़ ऑफ होती है, तो उससे स्विचिंग लॉसेस कम हो जाते हैं। मैंने बताया था कि स्विचिंग लॉसेस आर द मेजर प्रॉब्लम इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो जैसे जैसे हाई पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में तरक्की होती जा रही है, फास्टर स्विचेस मार्केट में आ रहे हैं, तो हमारी जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी है वो भी हाई हो रही है। शुरू में जब पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आई थी उस वक्त मॉसफेट तो था ही नहीं, BJT पे काम चलता था, तो वो स्लो होता था 10 किलो हर्ट्ज पे ऑपरेट करना, और थायरिस्टर बेस तो इवन 1 किलो हर्ट्ज पे ऑपरेट करते थे। फिर भी 50 हर्ट्ज से तो कोई 220 गुना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी थी, इवन दो कि हम 1 किलो हर्ट्ज पे ऑपरेट करते थे। लेकिन फुटप्रिंट अभी इतना छोटा नहीं था, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर्स और ट्रांसफार्मर्स बड़े बड़े यूज़ करने पड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, नए नए डिवाइसेस बनते गए, फास्टर डिवाइसेस बनते गए, डिवाइसेस से मुराद ये मॉसफेट्स, IGBTs और स्विचिंग डिवाइसेस की बात कर रहा हूँ, तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि हम हायर स्विचिंग स्पीड अचीव करने के काबिल हो गए। हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का मैंने आपको एडवांटेज बता दिया कि चीज़ों की साइज़ छोटा होना शुरू हो जाती है। फ़िल्टर कैपेसिटर छोटा हो गया, ट्रांसफार्मर की साइज़ छोटी होगी, जिससे जो मेजर कॉस्ट और वेट रिडक्शन की चीज़ें हैं, तो बाइंग भी उसकी बढ़ जाती है। तो ये अब हम यहाँ पर ये इसी सिलसिले में हम कह रहे हैं कि BJT को तेज़ी से ऑन करवाएं, तेज़ी से ऑफ करवाएं, ताकि हम उसको फास्ट स्विचिंग करवा सकें और स्विचिंग लॉसेस कम हो। तो उसमें ये डिसाइड किया हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स प्लॉट की हुई हैं, क्योंकि BJT के 3 ऑपरेटिंग रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन, क्वाजी सैचुरेशन रीजन और सैचुरेशन रीजन। आप अब तक जो पढ़ चुके होंगे वो एक्टिव रीजन और सैचुरेशन रीजन है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में एक क्वाजी सैचुरेशन रीजन होता है जो बीच की स्टेट होती है, वो हम देखेंगे। फिर डार्लिंगटन पेयर कनेक्शन है चैप्टर नंबर 4 में, वो देखेंगे। उसके बाद फिर आप लोग जाएंगे थायरिस्टर के ऊपर, थायरिस्टर कैसे ऑपरेट करता है, उसका इनर स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे होती है। ये सारा डेडिकेटेड चैप्टर है ऑलमोस्ट स्विचेस की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ताकि आप कोई भी DC टू DC कन्वर्टर बनाना चाहें, कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइस बनाना चाहें, तो आपको पता हो कि भाई कौन सा डिवाइस किस काबिल है, और मैंने इस अपने पर्टिकुलर एप्लीकेशन में मेरे लिए कौन सा डिवाइस ज़्यादा सूटेबल होगा। IGBT लगाऊं वो भी स्विचिंग डिवाइस है, मॉसफेट लगाऊं वो भी स्विचिंग डिवाइस है, इनमें से कौन सा डिवाइस किस एप्लीकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल होगा, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको वो जो है ना वो इस चीज़ का समझ आएगा। तो ये एक आपका MTC है,
MTC भी एक थायरिस्टर की टाइप होती है जो कि इसका होता है मॉस कंट्रोल्ड थायरिस्टर। तो इसको कहते हैं मॉस कंट्रोल थायरिस्टर, इसकी डायग्राम है। फिर स्विचिंग लॉसेस के बारे में थोड़ा तस्करा करेगा और वही DC टू DC कन्वर्टर्स ले आएगा और जो हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 और 3 में, और उसके अंदर अब स्विचिंग लॉसेस को भी इनकॉर्पोरेट करेगा। पहले तो हमने सिर्फ इंडक्टर का लॉस डाला था, डायोड का लॉस डाला था बस, और किसी चीज़ का लॉस नहीं डाला था। अब यह है कि वो कहता है कि स्विचिंग लॉस भी अब हम डालेंगे। स्विचिंग लॉस अलहदा है, कंडक्शन लॉस के अलावा का है। तो एंड में चैप्टर नंबर 4 में यहाँ पर आके वो सारे लॉसेस को कंबाइन करके ओवरऑल एक DC टू DC कन्वर्टर के लॉसेस की इक्वेशन बनाएगा। ये एंड में मैं दिखाऊंगा। ये उसने एक टोटल लॉस बताया कि एक DC टू DC कन्वर्टर में क्या होता है। ये है ऑन लॉस, जब ट्रांजिस्टर ऑन हो गया उस वक्त का लॉस है, और जब ट्रांजिस्टर ऑन हुआ यानी ऑन होने का लॉस, ट्रांजिस्टर का ऑफ होने का लॉस, इसको हम कहेंगे टर्न ऑन लॉस एंड टर्न ऑफ लॉस। WD डायोड का लॉस है, WC जो है वो कैपेसिटर का लॉस है, और WC मेरा ख्याल है उसका है कंट्रोलर का लॉस है, क्योंकि जो फीडबैक कंट्रोलर है, जो माइक्रो कंट्रोलर जो चल रहा है उसको फीडबैक को कंट्रोल करने के लिए और ड्यूटी साइकिल को एडजस्ट करने के लिए वो भी तो पावर ले रहा है ना। और ये पावर हमारे DC टू DC कन्वर्जन में इस्तेमाल नहीं हो रही, बल्कि कन्वर्जन को कंट्रोल करने में इस्तेमाल हो रही है। तो आउटपुट पे ये नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए ये कंट्रोल का लॉस है। और WL जो है वो उसका लॉस है। किसका लॉस है भाई? एनर्जी स्टोर्ड इन जो रिंगिंग, नहीं इंडक्टर का नहीं है, ये जो रिंगिंग होती है ना स्विचिंग के बाद, ये उसके अंदर का जो लॉस है ना इंडक्टर की ही वजह से होता है, लेकिन ये रिंगिंग का लॉस है, इसको उसने नाम दिया हुआ है, मेरे भी जहन से निकल गया क्योंकि मैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 4 पे आया हूँ। तो है ये इंडक्टर की वजह से, इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से ना ये आपका ऑसिलेटरी बिहेवियर आता है। उसने कहीं डिस्कस नहीं किया, पहले इसको इग्नोर करता रहा है। चैप्टर नंबर 4 में जब वो ज़रा ज़्यादा डेप्थ में जाता है तो उसने इस रिंगिंग इफेक्ट को भी डाला है, वो इंडक्टर और कैपेसिटर की वजह से होता है, तो वो वाला लॉस डाला है। और प्लस और भी लॉसेज हैं जो इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करते, तो उसको उसने निगलेक्ट कर दिया। तो टोटल पावर लॉस आप इस तरह फाइंड करेंगे। और ये देखिए उसने बताया कि जैसे जैसे DC टू DC कन्वर्टर की आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी जो एफिशिएंसी है वो ड्रॉप होती जाती है। यानी एक DC टू DC कन्वर्टर 10 किलो हर्ट्ज़ पे ऑलमोस्ट 90% एफिशिएंसी पे चलता है। तो आप अगर उसको 1 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट करें, प्रोवाइडेड के स्विच उस इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को फॉलो कर सके, तो एफिशिएंसी गिरते गिरते कहाँ चली जाएगी? 50% पे चली जाएगी। यानी आधी एनर्जी ज़ाया हो रही है, आधी एनर्जी आगे जा रही है। वही हाल हो जाएगा जो चैप्टर नंबर 1 में रजिस्टिव डिवाइडर सर्किट के साथ जो है ना वो हुआ था। तो ऑथर कहता है कि हम एक लिमिट सेट करते हैं कि भाई इतनी फ्रीक्वेंसी जो कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है, इससे पीछे पीछे तक आप अपने DC टू DC कन्वर्टर को चलाएं जब आपकी एफिशिएंसी तकरीबन 85% तक ड्रॉप हो चुकी हो। इससे आगे आगे की जो है ना वो नो गो रीजन है, इसमें आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, एनर्जी लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसीलिए एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर देता है कि भाई ये क्रिटिकल एक पॉइंट हम डिफाइन करते हैं जब एफिशिएंसी आपकी 85% तक गिर जाए, बस उससे ऊपर आपने अपने DC टू DC कन्वर्टर को ऊपर की फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट नहीं करवाना। तो ये हो गया। इस चैप्टर नंबर 5 में हम ज़रा थोड़ा सा जो है वो आइसोलेटेड पावर सप्लाईज की बात करते हैं। आइसोलेटेड पावर सप्लाईज वो होती हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट का डायरेक्ट लिंक नहीं होता। जैसे अब इसमें देखें इनपुट और आउटपुट हमेशा कपल्ड है, आप देखेंगे ये सेफ नहीं है, इससे आप चार्जर नहीं बना सकते। देखें इनपुट और आउटपुट का डायरेक्ट लिंक है। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो यहाँ इनपुट की डायरेक्ट लो, यहाँ पे लो, ये दिस इज़ द लोड रेजिस्टेंस। यहाँ पर आपका लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, रजिस्टर को किसी भी फॉर्म में आप मॉडल कर सकते हैं। सपोज़ ये आपका मोबाइल लगा हुआ है, चार्ज हो रहा है, तो यहाँ पर जब ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो डायरेक्ट पावर जो है ना वो आपकी इधर जा रही होती है। वो ठीक है कि इंडक्टर उसको एब्जॉर्ब करता है, पूरी की पूरी पावर इधर नहीं आती। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर आपका मॉसफेट जल जाता है, शॉर्ट हो जाता है, जलने से दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो ये ओपन हो जाते हैं बिल्कुल, या ये होता है कि पक्का शॉर्ट हो जाता है। अगर ये शॉर्ट हो गया तो सारी की सारी पावर डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन में आएगी, और अगर आपने हाथ में पकड़ा हो तो आपको वो मार सकती है, कत्ल कर सकती है। तो उस केस में फिर हम आइसोलेटेड पावर सप्लाई लगाते हैं जिसमें हम यहाँ ट्रांसफार्मर डाल देते हैं। और ट्रांसफार्मर हम जब डालते हैं तो उसमें जो है वो फिर वो आइसोलेशन आ जाती है बीच में, जैसा कि मैंने अभी आपको अपने मोबाइल चार्जर में दिखाया था कि एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ था, खाली इंडक्टर से काम नहीं चला था।
अभी तक हम खाली इंडक्टर ही यूज़ कर रहे थे, ट्रांसफार्मर नहीं यूज़ कर रहे थे। तो ये है चैप्टर नंबर 6 की बात। सॉरी, चैप्टर नंबर 5 में हम एक और मोड होता है डिसकंटिन्यूअस मोड ऑफ डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स। तो वो हम जो है ना वो डिसकंटिन्यूअस मोड हम बेसिकली वो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। वो इन्हीं का ही आगे एक फर्दर कॉन्टिन्यूएशन है, वो हम डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर नंबर 5 के अंदर होगा। और चैप्टर नंबर 6 में जो मैंने बताया ना वो आइसोलेटेड पावर सप्लाईज, ट्रांसफार्मर वाली सेफ्टी जिसमें होती है वो वाला यूज़ करेंगे। ये सब आपने एक दफ़ा जो मैंने सारी आपको हिस्ट्री दी, एक इंट्रो दिया इस बुक का, इसमें आपने एक ये चीज़ नोट की होगी लाजमन कि अभी तक हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स ही में हैं। इधर भी डीसी है और इधर भी डीसी है। कुछ बूस्ट कर रहे होंगे, यहाँ 10 है तो यहाँ 20 पे लेके आ रहे होंगे। कुछ होगा यहाँ 20 वोल्ट है तो यहाँ 15 वोल्ट ले आएंगे। ये है डाउन कन्वर्जन और ये है अप कन्वर्जन। डाउन कन्वर्जन को बक कहते हैं, बक कन्वर्टर BUC के। और इसको कहते हैं बूस्ट कन्वर्टर। ये समझ आता है, नाम बूस्ट के नाम से समझ आ जाता है कि लोअर को हायर में कर तो हम। और एक होता है कक कन्वर्टर जो दोनों काम कर सकता है। हायर वोल्टेज इधर 10 वोल्ट है तो मैं यहाँ 20 भी लेके आ सकता हूँ। इनपुट 10 है तो यहाँ 5 भी लेके आ सकता हूँ। यानी कि लोअर दैन द इनपुट वोल्टेज एंड हायर दैन द इनपुट वोल्टेज दोनों अचीव कर सकते हैं। उसको कक कन्वर्टर कहते हैं। CUK, यू के ऊपर एक डैश होती है, ये ऑथर होगा, ये मैन्युफैक्चर डिज़ाइनर होगा इस सर्किट का, तो उसके नाम पे ये कोक है या कक है, हम इसको कक कन्वर्टर बोलेंगे। ये भी ये सारा तकरीबन इसी पे ही है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 5 तक इन्हीं के ऊपर ही घूमता रहता है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे ऊपर तो नहीं है ना। उसमें आइसोलेटेड पावर सप्लाईज भी हैं, उसमें इन्वर्टर्स भी हैं जो DC से AC में इन्वर्ट करता है। तो ये जो इस मैंने बताया ना फर्स्ट 5 चैप्टर्स, इसके अंदर वो इन सब चीज़ों को टच कर जाता है। इसमें इन्वर्टर भी टच करता है। आपने देखा होगा चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि इन्वर्टर है, जहाँ मैंने आपको UPS की बात की थी और पंखे के नॉइज़ की बात की थी। उस वक्त मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का जब इंट्रो दे रहा था तो उसमें इन्वर्टर भी मौजूद है। और उसमें एक और भी हाफ ब्रिज इन्वर्टर भी है, फुल ब्रिज इन्वर्टर भी है। और ये दोनों टाइप के इन्वर्टर्स हम लैब में इनको इम्प्लीमेंट करके बाकायदा प्योर साइन वेव इन्वर्टर फिल्टरिंग के बाद अचीव भी करेंगे। ये सर्किट हम उसको मल्टी सिम में बना के प्रॉपर उसको सारा डिज़ाइन करके इसको चलाएंगे। तो इसमें वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर भी है। अब ये देखो, ये सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन है बेसिकली। ये DC टू DC कन्वर्जन है विद सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन। तो सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन वेयर वी रिप्लेस अ डायोड विद द ट्रांसफर। यहाँ डायोड होता है अमूमन इस जगह पर जिसको मैंने सर्कल किया, उसने इसको किससे रिप्लेस कर दिया? ट्रांजिस्टर से। तो लॉसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक मतलब है कि इस बुक में ज़िमनन जो चीज़ें हमारी मिस लगती हैं कि हो रही हैं वो इसमें कवर कर ली है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी रहती थी, वो है सॉलिड स्टेट स्विचेस या रिलेज। वो मैं MH राशिद की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 5 है, वो हम वहाँ से करेंगे। वो 2-4 पेजेस 6 पेजेस का चैप्टर है। वो हम एंड में उसमें से वो चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें आपको रिलेज, सॉलिड स्टेट रिलेज के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज के बारे में तो आप वैसे ही वाकिफ़ ही हैं। जब मैं आपको क्या कह रहा था, वो ट्रांसड्यूसर पढ़ा रहा था और उसमें मैंने आपको स्ट्रीट लाइट कंट्रोल यूजिंग फोटो कंडक्टिव सेल से हम पढ़ रहे थे। तो उसमें मैंने आपको रिले बताई थी और उसका थोड़ा बहुत प्रिंसिपल आपको पहले से पता ही होगा, तो वो मैंने आपको बताया था। तो वो वाली रिले होती है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, वो बहुत ज़्यादा 1 सेकंड में 10-15 दफ़ा ऑन हो जाए तो वो वैसे हीट अप होकर पिघल जाती है। वो तो होती है स्लो ऑपरेशन के लिए कि दिन में 3 या 4 दफ़ा ऑपरेट हो जाए तो उसका ही इतनी फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो जाए तो ठीक होती है। ज़्यादा तेज़ी से स्विचिंग ऑन ऑफ हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, उसके कॉन्टैक्ट्स मेल्ट हो जाते हैं। तो उसकी बजाय SSR एक चीज़ होती है, सॉलिड स्टेट रिले। वो बहुत ही रिले वाला फंक्शन करती है लेकिन उसमें स्विचिंग एक्शन सॉलिड स्टेट डिवाइसेस कर रही होती हैं, मॉसफेट्स और थायरिस्टर्स वगैरह कर रहे होते हैं। तो वो हम उस तरह से रिलेटेड ये हाउस होल्ड अप्लायंसेस को कंट्रोल करने की स्विचिंग डिवाइसेस जो है ना वो उस चैप्टर से हम पढ़ेंगे। ये था जी तमाम पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। इसका एक थोड़ा सा आपको टेस्ट डेवलप करने के लिए, या बताने के लिए कि भाई ये चीज़ आपने इससे वास्ता पड़ेगा। और पूरी बुक का मैंने एक गो थ्रू करवा दिया है इन 30 मिनट्स, ताकि आपको आइडिया हो कि आप अगर ये सब्जेक्ट रखना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैथमेटिक्स इसमें होगी थोड़ी सी, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और मैथमेटिकल मॉडलिंग हम करेंगे एक तरह से DC टू DC कन्वर्टर्स की। और मैथमेटिक्स बराए मैथमेटिक्स नहीं होगी, बल्कि हम हर मैथमेटिकल इक्वेशन को देखेंगे, समझेंगे कि इसका एक्चुअल DC टू DC कन्वर्टर के साथ क्या लेना देना है। एक होता है ना सर्किट ऊपर बना दिया, नीचे बस मैथमेटिक्स रट्टा लगा ली और बोर्ड पे मैं लिख गया, आपने नोट कर ली और चले गए, ऐसा नहीं होगा।
इसमें हम बाकायदा देखेंगे कि इंटीग्रेशन हो रही है तो क्यों हो रही है, इंटीग्रेशन की लिमिट इतनी है तो किस वजह से इतनी इतनी लिमिट है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम इसमें इस पूरी पार्टोनिस की जो थ्योरी है हम इसमें डिस्कस करेंगे। और जो भी क्रिटिकल सर्किट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, इन्वर्टर्स हैं, सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशंस हैं, और प्योर साइन वेव इन्वर्टर्स हैं, और मोटर कंट्रोल के लिए स्विचेस हैं, स्विचेस की करैक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे चैप्टर नंबर 4 में उसने करैक्टरिस्टिक्स को बताया गया कि कौन सा ट्रांजिस्टर किस तरह सा बिहेवियर देता है, उसकी करैक्टरिस्टिक कर्व्स हम जो है ना वो लैब में सारी रेप्लिकेट करेंगे। यानी लैब बिल्कुल मैंने इस बुक के हिसाब से खुद डिज़ाइन की हुई है, तो उस पर हम इस तरह से चलेंगे। ठीक हो गया जी? कोई क्वेश्चन हो तो करें, नहीं तो फिर हम क्लास को ख़त्म करते हैं। जी मौजूद है या बेहोश हो गए हैं सारे? नहीं सर, नहीं मौजूद सर, है। इधर ही है। सर इधर ही ठीक है, सर बेहोश हो गए। क्योंकि मैंने लास्ट में ज़रा टाइम कम था तो सारा स्क्वीज़ किया है तेज़ी के साथ, आधे घंटे के अंदर पूरे कोर्स को एक दफ़ा। तो पानी का छट्टा मारें, पानी पिएं जो बेहोश हो गए हैं, ताकि होश आ जाए। ठीक हो गया जी? ये है जी सब्जेक्ट आपका ओवरऑल। और क्विज़ेस हम इसमें तकरीबन 3 क्विज़ेस रखेंगे और 2 असाइनमेंट्स होंगी और 1 सीईपी होगा। वो सीईपी लैब में होगा इसका गालिबन। हाँ जी, सीईपी लैब का पार्ट इसमें रखा हुआ है इन लोगों ने। लैब 1 मैं कराऊंगा और 1 सेक्शन जो है वो हबीबुर रहमान साहब करवाएंगे। और अगर स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता आप कितने हैं, फाइनल जितने हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि शायद 3 सेक्शंस बन जाए मे बी, और थ्योरी के मे बी, और लैब के भी फिर इसी तरह 3 सेक्शंस ही बनाने पड़ेंगे। उसमें फिर 1 मेरे पास होगा, 2 हबीब साहब के पास होंगे, इस तरह शायद पॉसिबल, कंफर्म नहीं है। तो ये अभी अभी इन ग्रे एरिया है कि क्या करना है सेक्शन वाइज कितना। अभी फ़िलहाल टाइम टेबल जो उन्होंने दिया वो 2 सेक्शन के हिसाब से दिया। ठीक हो गया जी? समझ आ गई सारी बातें? कुछ सवाल हो तो करें, नहीं तो फिर मैं इसको ख़त्म कर लेता हूँ। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। चलो चलो ठीक, ठीक ओके सर। बच्चे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। जी जी।